अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहज़ेब अहमद के साथ। और प्रोग्राम के आगाज़ में वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि सारा दिन सिर्फ एक ही खबर छाई है, जिस पर आज भी हम कोशिश करेंगे गुफ्तगू भी करें और इस मामले को आपके सामने रखें भी, और साथ में बात करने की कोशिश भी करेंगे PTI रहनुमा से भी, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब PTI के पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं, क्योंकि एक बड़ा अहम फैसला सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला भी सुना दिया है। तो ये फैसला सुनाने के बाद अब क्या होने जा रहा है, क्या किया जाएगा, PTI का क्या स्टांस होगा। जो अब तक हम बयानात सुन रहे हैं तो कहा यह जा रहा है PTI रहनुमाओं की जानिब से कि अब ये मामला कोर्ट में ले जाया जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि इस फैसले का क्या करना है। उसमें कोर्ट क्या फैसला करता है, जजेस क्या फैसला करते हैं, ये तो खैर अब आने वाले वक्त में पता लग सकेगा। 3 रुकनी बेंच ने PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना है। इलेक्शन कमीशन से ये सामने आया है और फैसले में यह कहा गया है कि PTI को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई है, जबकि PTI ने अपने 16 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए भी हैं। जबकि दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि ये भी इतलात सामने आ रही है कि हुकूमत PTI पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर कर रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि ये जो फैसला है ये बकाया तौर पर अब भिजवाया गया है वफाकी हुकूमत को भी। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो क्या क्या इसके नुकात हैं, खासतौर पर अगर अब देखा जाए कि जो ये फैसला सुनाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके अहम नुकात क्या हैं। तो अहम नुकात आपके सामने मैं रखता चलूँ, थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो जाएगा कि किस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि साबित ये हुआ है कि PTI ने ममनुआ फंड्स लिए हैं, 13 नामालूम अकाउंट सामने आए हैं। इसके साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से अहतियात लिए गए, जबकि PTI इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही है। जबकि आइन के मुताबिक अकाउंट छुपाना गैर कानूनी है, क्योंकि जिस तरीके से ये अकाउंट सामने आ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 के तहत गैर मुल्की फंडिंग जो है उसको छुपाना ये ममनू है, इसीलिए इसको ममनुआ फंडिंग केस कहा जा रहा है। और इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी अब सामने आ रही हैं। PTI ने 34 गैर मुल्कियों और 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए हैं। PTI ने आरिफ नकवी की कंपनी वुटॉन क्रिकेट से ममनुआ फंडिंग ली। इसके साथ साथ आरिफ नकवी की कंपनी से 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली गई है। यह भी कहा जा रहा है कि UAE की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से तकरीबन 49,965 डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली गई है। तो ये तमाम जो फैसले हैं वो आपके सामने है इस वक्त, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। अब PTI का क्या स्टांस होगा, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये इशारे भी दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्द इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो क्या उससे पहले कोई ऐसा बड़ा फैसला भी हो सकता है अब कोर्ट की जानिब से कि किस तरीके से इस जमात की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं है, क्या होने जा रहा है अब तो ये पूरा फैसला जो है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चैलेंज किया जाएगा PTI की जानिब से कोर्ट में। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ PTI रहनुमा मौजूद हैं, उस्मान बसर साहब, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त PTI का क्या स्टांस है, PTI की क्या हिकमत अमली है, PTI क्या करने जा रही है इस सारे मामले के बाद। उस्मान बसर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। उस्मान साहब, फैसला इलेक्शन कमीशन ने तो सुना दिया है और एक तरफ PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारी जीत हुई है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी सुन रहे हैं कि अब ये मामला कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो PTI का इस वक्त स्टांस है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमारी जीत हुई है, वो क्यों है? वो इसलिए है कि यहाँ बड़ी देर से, अरसा दराज से हमारी जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं और जो इलेक्शन कमीशन के से भी कुछ आवाज़ें आ रही थी कि जी ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, और हम रोज़े अव्वल से कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग का केस सिरे से नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग की हद तक एक केस है जिसके अंदर, और ये पहले तो ये समझना भी ज़रूरी है कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे कुछ फिक्री बददियानतों ने, जो असल में अब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पे रोल पे काम करते हैं, ज़ाहिरी तौर पे या छुप के, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया और कौम को गुमराह करने की कोशिश की। ये फॉरेन फंडिंग का केस है। तो कल एक तो बिल्कुल चीज़ वाज़िया हो गई फैसले के अंदर, हालांकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख का। उस्मान बसर साहब, यहाँ पर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ हमारे नाजरीन को प्लीज आप बताइए कि फॉरेन फंडिंग केस में और ममनुआ फंडिंग केस में एक वाज़ेह फर्क क्या है, ताकि लोग भी जरा समझ सके इस चीज को। देखिए, जो पार्टीज एक्ट है और इलेक्शन कमीशन के जो लॉज हैं वो बड़े क्लियर हैं कि फॉरेन फंडिंग ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात जो पाकिस्तान के एम्बेट में काम कर रही है, अगर वो बैरून मुल्क किसी हुकूमत से पैसे दे, अगर वो बैरून मुल्क किसी सरकारी इदारे से पैसे ले और पाकिस्तान के अंदर वो पैसा इस्तेमाल किया जाए मुख्तलिफ टेरर एक्टिविटीज के अंदर या उस ऐसी एक्टिविटीज के अंदर जो कानून के हिसाब से जुर्म है, या वो सियासी पार्टी
बाहर की हुकूमतों से या बाहर के इदारों से, जो सरकारी इदारे हैं, वो पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर रियासत मुखालिफ मामला चलाए। ये है जो कि फॉरेन फंडिंग के जुम्रे में आती है। ममनुआ फंडिंग के अंदर वो ऐसी फंडिंग है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन के लॉ से कहते हैं कि कुछ ये ऐसी आउटफिट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से फंडिंग नहीं कर सकते, और अगर वो फंडिंग करेंगे किसी सियासी पार्टी को तो वो फंडिंग जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसको जब्त कर लेगा। तो ये बड़ा वाज़ेह फर्क है इसके अंदर। यानी कि एक तरफ तो बिल्कुल ये है कि आप वो फंडिंग ले ही नहीं सकते, और अगर ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल जो है वो आप रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज में कर रहे हैं, वो है फॉरेन फंडिंग। और यहाँ फिक्री बददियानती की इंतहा ये थी कि हम रोज़े अव्वल से कह रहे थे कि ये फॉरेन फंडिंग तो सिरे से नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ मशहूर कर दिया गया तो एक तो ये वाज़ेह फर्क हो गया। उसके बाद अब ये है कि कल जो फैसला आया है, देखिए मैं ये कहूंगा कि ये फैसला अगर इलेक्शन कमीशन किसी फट्टे पे बैठने वाले 200-400 रुपया दे के भी किसी वकील को लिखवा लेता ना, तो भी इसका कोई भरम रह जाता। इस फैसले के अंदर इतने लैकुनाज हैं, इस फैसले को सिरे से एक इतना अनप्रोफेशनली लिखा गया है, इतनी उजरत के अंदर इसके अंदर चीजें लिखी गई हैं कि वो जग हसाई का बायस बन रही हैं। पहले ही पाकिस्तान की इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाकिस्तान उस्मान बसा साहब, आप तो कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित ही नहीं हुई और ये ममनुआ फंडिंग है और आप लोगों की जीत हुई है, तो फिर तो आप लोग मुतमईन हुए ना इलेक्शन कमीशन के फैसले से? नहीं जी, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो ममनुआ फंडिंग है उस हद तक भी इलेक्शन कमीशन ने जो लिखा है उसके अंदर उनकी बदनीति वाज़ेह हो गई। इस कदर शिद्दत से, क्योंकि इस कानून को भी समझता हूं। आप देखिए कल जब ये फैसला आया है उससे लेके अब तक पाकिस्तान से ही मुतअद्दिद लोग सामने आ गए हैं जिन्होंने कहा है कि उनका जिक्र इस फैसले के अंदर किया गया है कि हमने फॉरेनर्स हैं और उन्होंने पाकिस्तान को इमदाद भेजी है। उन्होंने कहा कि हम तो कभी पाकिस्तान से बाहर गए ही नहीं है। अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं कि नेशनल फ्रूट फार्म सरगोदा से एक आदमी है जो कि सरगोदा जो अपना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री है और कॉमर्स है उसके प्रेसिडेंट हैं, वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी नेशनल फ्रूट फार्म्स को यहाँ पे इस फैसले के अंदर लिखा गया है, मैंने 10,025 रुपए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनेट किए थे। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सरगोदा के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूं, तो मैं किस तरह से फॉरेन फंडिंग में फॉल करता हूं? इस तरह 2-3 खवातीन सामने आई हैं। उस्मान बसा साहब, सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 के तहत जो ममनुआ फंडिंग है ये भी गैर कानूनी है, तो ये गैर कानूनी ही अगर ये फंडिंग भी आई है तो? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर ये साबित हो कि ये ममनुआ फंडिंग है तो वो इलीगल है, लेकिन उसकी सजा क्या है ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उसकी सजा ये है कि अगर आप ममनुआ फंडिंग में मुलव्वस पाए जाते हैं तो आपकी वो फंड जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जब्त कर लेगा, कॉन्फिस्केशन हो जाएगी उसकी उस फंड की। लेकिन मैं तो हैरान ये हूं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी ममनुआ फंडिंग साबित हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी अकाउंट से एक डेली एक पाया वो कॉन्फिस्केट नहीं कर रहा, जब्त नहीं कर रहा। ये देखिए ना कितना दोहरा में आ रहा है। और इससे भी आगे बढ़ के ये है कि हमने ये जितना रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की तारीख की पहली सियासी जमात है जिसने ये रिकॉर्ड कोई पनामा पेपर्स की तरह ये नहीं है कि वो ढूंढ के लेके आया इलेक्शन कमीशन। ये वो सारा रिकॉर्ड है, 40,000 जो अकाउंट्स हैं जिनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनकी तहकीक करके उन्होंने इसको मुहैया किया है खुद से इलेक्शन कमीशन को। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, हमारे लोगों ने खुद वो सारा रिकॉर्ड लेके आए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने उसमें से कुछ बेज़ाब्तियां जो है वो हमारे सामने आई हैं। लेकिन हम इसके ऊपर भी, अच्छा सर उस्मान साहब, जो सिंपल सी बात है ना, जो क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि नाज़रीन हमारे आप लोगों का स्टांस है वो समझ भी सकें कि पीटीआई इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही है। ये इस फैसले में कहा गया है, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया है, और साथ में ये कहा गया है कि आइन के मुताबिक अकाउंट छुपाना गैर कानूनी है। अब अगर ऐसा है उसके बाद आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आप लोग के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो ये मामला अब विफाक के हवाले कर दिया है, विफाक को भिजवा दिया है। देखिए विफाक क्या करती है ये तो खैर बाद में देखा जाएगा। आप लोग का स्टांस क्या है? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले आपके सामने यही रख रहा हूं कि ऐसे ही तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमीशन के ऊपर 75% पाकिस्तान यानी पंजाब और केपी की असेंबलीज ने अपना डिस्ट्रस्ट नहीं शो किया हुआ। ऐसे तो उन्होंने इनके खिलाफ करारदाद मंजूर नहीं की हुई।
कौन सा कानून है इलेक्शन कमीशन का जो उनको ये इजाजत देता है कि वो एक फैसला भी करे और साथ कहें जी कि फलाना फलाना इदारा और मरकजी हुकूमत भी इसके अंदर आके इन्वेस्टिगेट कर ले? कोई यहाँ पे कोई देख पकी हुई है कि उन्होंने खोल दिया कि भाई आप भी आगे खा ले? कोई कानून इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं देता है। ये उन्होंने अपने जो एक प्रीव्यू है उनका लीगल, उनकी अथॉरिटी और प्रीव्यू है, उससे उन्होंने स्टेप अहेड चले गए हैं। यानी कि वो शाह की वफादारी के अंदर इस कदर उनको वो सरमस्त हैं कि उनको मालूम ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी कानून के तहत ये नहीं कर सकता कि वो एक फैसला खुद करे। अगर वो फैसला खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि आप इन्वेस्टिगेट कर ले मरकजी हुकूमत भी, तो आपने क्या किया है भाई? देखिए ना, एक कॉमन सेंस ये है कि आपने एक फैसला कर दिया है और आप कह रहे हैं कि आप भी इस पे इन्वेस्टिगेट कर ले, तो फिर आपने क्या किया है? तो ये इसके अंदर देखिए, अब दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तान के लोगों के सामने रखना चाहता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है। आपने कल से एक यहाँ पे तूफान ने बदतमीजी खड़ा किया हुआ इलेक्शन कमीशन के इस मामला के बाद। आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान के फिक्री बददियानतों ने, सियासी जमातों के जो है वो झूठे रहनुमाओं ने, और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर खामोशी से कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। कह रहे जी इमरान खान का बयान हल्फी गलत है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को कोई सिरे से बयान हल्फी दिया ही नहीं हुआ। मैं तो जब से फैसला आया है उसके बाद हमारी लीडरशिप भी, और मैं पहला आदमी था जो ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन से कि बराए मेहरबानी आप अपने फैसले में रिफ्लेक्ट कीजिए, या पाकिस्तान की सियासी जमातें और फिक्री बददियानत ये बताएं जो पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन सा अच्छा उस्मान बरसा साहब, हुकूमत जो है ना वो वजारत दाखिला के जरिए आर्टिकल 17 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर सकती है, जिसके बाद जो आप लोगों के अकाउंट्स हैं वो जब्त भी किए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तमाम अरकान असेंबली जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कोई ऐसा चांस भी है कि पीटीआई हुकूमत से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चली जाए अपना मामला लेकर? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। ये तो बिल्कुल खाम ख्याली है किसी की कि वो चला जाएगा कोर्ट के अंदर और वहां से, मैं आपको बताऊं, 14 फैसले, ये भी एक सुनने की बात है। इस इलेक्शन कमिश्नर के ये जो अभी साहब बैठे हुए हैं, 14 फैसले उन्होंने अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस में किए हैं, जो हमारे खिलाफ लोग आए या हम भी गए। 14 के 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए। 14 के 14 फैसले हम ले गए हाई कोर्ट के अंदर। 14 के 14 उनके फैसलों को स्ट्राइक डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने। ये क्रेडिबिलिटी है आपके इस इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमिश्नर की। ये बायस्ड है, इतना जानबदार है। तो ये फैसला तो आप यकीन मानिए कि रद्दी की टोकरी के कागज से भी बदतर निकलेगा। जो कानून जानते हैं उनको मालूम है कि ये फैसला नहीं है, ये अदल नहीं है, ये किसी की ख्वाहिश को पूरा किया गया है। पीडीएम की एक मुसलसल 2 अकबर एस बाबर साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास तमाम रिकॉर्ड्स और तमाम सबूत मौजूद हैं, जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दूंगा। अकबर एस बाबर साहब को देखिए, जितना मैं जानता हूं इतना तो उनको कोई भी नहीं जानता। हमारे साथ पार्टी में काम करते रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस खोदा पहाड़ और निकला चूहा और वो मरा हुआ, जिस इलेक्शन कमीशन को 8 साल लगे ये बोदा, ये निकम्मा लूला लगड़ा फैसला लिखने में, जिसके अंदर सिरे से कोई कानून ही मौजूद नहीं है, कोई रेफरेंस इस तरह का मौजूद नहीं है स्टैंड कर सके। जो कानून को जानते हैं उनको मालूम है, हम जब जाएंगे कोर्ट के अंदर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंबर 1, मैं आपको इतनी एक मज़ाका खेज बात बताता हूं जिसको सुन के आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर एक बड़ी अहम चीज कोट की है कि उन्होंने किस तरह से इसको समझा कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं, ममनुआ फंडिंग है। वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने हमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड भेजा, जिनका ज्वाइंट अकाउंट अपनी बीवी के साथ था, और क्योंकि अमेरिका और बरतानिया में बिजनेस ज्वाइंट अकाउंट के साथ होता है, तो उन्होंने कहा कि वो तो बंदा पाकिस्तानी है, लेकिन जिससे उसने शादी की है बीवी की, वो क्योंकि इंडियन थी, लिहाजा उसके जो 27,000 उन्होंने डॉलर भेजे, उसमें से $13,000 जो है उसकी बीवी का खुद ही अज्यूम कर लिया है कि उसका होगा ज्वाइंट अकाउंट में, लिहाजा वो ममनुआ है। आप देखिए कि इस फैसले को आप ये जो 68 पेजेस का फैसला है, ये आप यकीन मानिए ये कानूनी तौर पे लतीफों और खामियों से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा है कि अगर आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आदमी बैरून मुल्क से फंड भेजना चाहे पाकिस्तान, तो पहले अपनी बीवी को तलाक दे, उस तलाकनामे की कॉपी सिकंदर सुल्तान के रायवेंड के एड्रेस पे भेजे, फिर रायवेंड का एड्रेस जो है उसको वेरीफाई करे, फिर वो तलाक देने के बाद पाकिस्तान में फंड कर सकता है।
आप देखिए कि कोई एक फैसले के अंदर एक चीज मुझे पढ़ के, किसी कानूनी मार को पढ़ के ये नहीं लगी, ये किसी की खामख्याली है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात को, जिसकी पाकिस्तान के दो सूबों के अलावा पाकिस्तान की तमाम जगहों पे हुकूमत है, पंजाब से लेके केपी से लेके जीबी और कश्मीर तक, आप उसको दीवार से लगा लेंगे। ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, आपकी ख्वाहिशात जो साइफर के बाद मुकम्मल नहीं हो सकी और पंजाब के इलेक्शन में आपकी दुर्गत बनी है, तो इस तरह के भोंडे फैसले लिखवा के सिकंदर सुल्तान से प्राइवेट कंपनी जो है वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होगी। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ये जंग जो है वो लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आला अदालतों के अंदर। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, 14 फैसले इलेक्शन कमीशन साहब ने पहले भी हमारे खिलाफ किए हैं, यकतरफा किए हैं, जानबदार होके किए हैं, वो स्ट्राइक डाउन हुए हैं। इनका एक फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में किया गया, इलेक्शन कमीशन का एक फैसला, नॉट अ सिंगल डिसीजन ऑफ वर्डिक्ट जो है वो हाई कोर्ट में जाके स्टैंड नहीं कर सका, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टैंड नहीं कर सका, तो ये भी नहीं करेगा। ये सारे का सारा असल में फेस सेविंग दी है इलेक्शन कमिश्नर ने इन सारी 13 जमातों के चोलों के टोलों को, जो असल में दुर्गत बनी पंजाब के जिम्मी इलेक्शन में, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हमारा पॉलिटिकल जो स्टेक्स हैं वो खत्म हो गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं आपकी हेल्प को आगे आता हूं, और इस तरह का बोंडा एक लगव और जानबदार फैसला लिख के ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की इस इलेक्शन कमीशन की राय से साख को दफन कर दिया है। मुझे बताइए, अगर ये ममनुआ फंडिंग है, मैं दोबारा कह रहा हूं भाई, आपने ममनुआ फंडिंग की सजा ये है कि आपने वो जो फंड्स आए हैं वो जब्त करने हैं। आपने फंड तो जब्त नहीं किए, कह रहे हैं फंडिंग ममनुआ है, यानी कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। हमें तो ये समझ नहीं आ रही भाई। अगर हमारा जुर्म साबित हो गया है तो हमारे फंड जो भेजे हैं लोगों ने वो जब्त कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपको दोबारा कहूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बात सियासी पार्टी है जो अपने लोगों के जो अपने पाकिस्तानी हैं उनके साथ शेयर करती है अपनी हर चीज, और वो उसको ओन करते हैं। हम ठेकेदारों से, भत्ताखोरों से, पर्चियां लेके, सरमायादारों से टिकटें बेच के अपने फंड्स नहीं पूरे करते हैं, ना उसको चलाते हैं। और ये मेरी एक बात आज इस प्रोग्राम के अंदर रिकॉर्ड कर ले, आपके काम आएगी। ये जितने लोग कल के यहाँ पे धमाल डाल रहे हैं ना जी, और नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं जी, ये सियासी लोग, ये 13 जमातों का टोला है, ये सिर्फ 1 से 2 महीना गुजरने दे, ये इसी इलेक्शन कमीशन के इसी फैसले को गालियां निकालेंगे। ये जिस तरह से डिप्टी स्पीकर जो मरकजी थे उनकी रूलिंग को जो डिसअलाउ किया आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, फिर उसी 3 जजेस ने जब पंजाब के मामले के डिप्टी स्पीकर को देखा तो इन्होंने उनको गालियां निकालना शुरू कर दी। ये लोग सिर्फ 1 से 2 महीना इंतजार करें, इसी फैसले की बुनियाद के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। लेकिन इसी की बुनियाद के ऊपर जब ये लोग फंसने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो चीजें लिखी हैं, ये पार्टियां उस हिसाब से ममनुआ फंडिंग से बिल्कुल आगे फॉरेन फंडिंग के ऊपर फॉल कर रही हैं। यानी कि उस्मान बसा साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया है, ये आने वाले वक्त में इन जमातों के लिए भी मसाइल पैदा कर सकता है, इस किस्म के फैसले उनके लिए भी सामने आ सकते हैं। नहीं, यही फैसला अगर इसी को बेंचमार्क बना लें, अगर इसी फैसले को जो आज यही फैसला आप देखेंगे कि सिर्फ 2 महीने ठहर जाएं, क्योंकि हम इसको पूरी शिद्दत से परसू करेंगे कि आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहले ही एक आपने उनको जो है वो खिलाफ वर्जी की है फैसले की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन थी कि पाकिस्तान की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को, नून लीग और पीपल्स पार्टी, JUIF के भी केसेस को इसी पैमाने पर सुन के एक साथ फैसला करें। आपने नहीं किया क्योंकि आपको राइवेंट से इजाजत नहीं थी। अब क्योंकि आपने ये तो हमारे लिए तो कर दिया, अब इसी की बुनियाद पे हम जब पीछे जाएंगे नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI के, तो उनकी चीखें आपको आसमान तक जाती सुनाई देंगी। लेकिन एक बात याद रखें, फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग वो है जो बेनजीर भुट्टो और उनके बेटे जरदारी साहब के बेटे ने दोबारा रीट्वीट की थी कि बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मेरी हुकूमत को हटाने के लिए नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर लिए थे। वो थी फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग, दोनों वो थी। तो इंशाल्लाह ताला इसी फैसले को ले जाकर जब हम आगे जाएंगे, यही पाकिस्तान की अभी धमाल डालती और घुंघरू तोड़ती पार्टियां जो कल की जिनकी खुशी जो है वो समझते हैं कि उन्होंने पता नहीं कश्मीर फतह कर लिया है, तो वो ये रोएंगे
चीखेंगे और ठीक है। आप लोग ये फैसला जो है वो लेकर जाएंगे आगे कोर्ट में, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान बसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और इस वक्त क्या स्टांस है, क्या पीटीआई सोच रही है, किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है, इस हवाले से आपने हमें आगाह किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये तो मामला आप लोगों ने सुना कि पीटीआई इस वक्त क्या चाह रही है और इस फैसले के हवाले से क्या सोचती है और उनका क्या रद्द अमल है, और उसके बाद वो करने क्या जा रही है, क्योंकि अभी फैसला तो सामने आ गया है। वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या वफाकी हुकूमत से पहले पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने जा रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने जा रही है, या उनसे पहले जो वफाकी हुकूमत है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है। ये तो हम देखते हैं, कुछ दिनों में चीजें सामने आ जाएंगी। आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, मामला बड़ा अहम है इस वक्त, ये फैसला आना बड़ा अहम है खासतौर पर पीटीआई के लिए। तो ये तो खैर सियासी बातें हो गई, मुल्क में सियासी मामला तो खैर बहुत सारे हमारे इस वक्त चल रहे हैं, और जो केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और जल्द जो इशारे दिए जा रहे हैं वो इलेक्शंस के भी दिए जा रहे हैं। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, और कुछ मामला और भी हैं प्रोग्राम में जो शामिल करने हैं। स्वात के हवाले से आपको एक खबर दें कि स्वात में कुछ अर्सा पहले भी हमने ये खबर हमारे सामने आई थी, लेकिन अब इसकी डिटेल जो सामने आ रही है कि स्वात में उल्मा और कौमी जरगे ने गैर शरई रस्म रिवाज के खात्मे के लिए जद्दोजहद का ऐलान किया है, और जो एक गांव है मंगलोर में शादी ब्याह के तकरीबात में गैर जरूरी अखराजात और साथ में गैर शरई रसूम के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक बना दिए गए हैं। यह कहा जा रहा है कि बारात मुख्तसर हो, वलीमा इस्तात के मुताबिक किया जाए, जबकि जहेज और शादी के अखराजात शरई असूलों के मुताबिक होंगे। इस तरीके से शादियां कराई जाए, यानी कि जो गैर जरूरी अखराजात किए जाते हैं खासतौर पर शादियों में, वलीमे में, वो ना किए जाएं। और इस पर बाकायदा तौर पर अब जो उल्मा और कौमी जरगा है उन्होंने अपनी जो जद्दोजहद है इसका ऐलान भी कर दिया है। तो मजीद क्या फैसले किए गए हैं इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कौमी रुकन है एहसानुल्लाह साहब, उनसे हम बात करेंगे। एहसान साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। सर, ये जो फैसला है इसका इतलाक सिर्फ एक गांव में होगा, या अगर हम स्वात की बात करें तो पूरे स्वात के लिए ये फैसले किए जा रहे हैं? जी, शुरू में तो ये हमारे गांव में होगा। हमारा गांव बहुत बड़ा है, ये तकरीबन 4 यूनियन कौंसल पे है और तकरीबन 30,000 हमारे वोट है। तो बहुत बड़ा गांव है, और ज्यादातर हमारे गांव में गुर्बत है। हमारा इन्हिसार जो है वो परदेश में है, हम लोग बाहर मुल्कों में मजदूरी करते हैं और इधर लेके आते हैं। फिर ये जो काम शुरू किया है हमने, ये एक दूसरे से मुकाबला होता है, बाकी कुछ चीज नहीं होता। उधार करके एक लोग अपने शादी वगैरह बच्चों के करते हैं। तो इस वास्ते से हमने ये प्रोग्राम लाया। यानी कि अगर हम ये कहेंगे इस फैसले का जो मकसद है या बुनियादी मकसद है वो ये कि जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई का भी दौर है, बहुत कई मसाइल हैं इस वक्त हर घर में, तो ऐसे में सादगी से शादी करना बहुत जरूरी है। ऐसा ही है एहसानुल्लाह साहब? बिल्कुल यही है, और बाकी कुछ नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारे लोग बहुत ज्यादा गरीब है, हम पहाड़ों वाले लोग हैं, ताकि हमारे लोगों को रिलीफ पहुंच जाए। ये जो हमारे लोग ज्यादातर ये आर्मी वाली है, बाकी लोग सेमिनार करते हैं इस्लामाबाद में, तो उसको इस्लामाबाद पाकिस्तान नजर आता है। तो बाद में हमारे पास कोई नहीं आता कि तुम्हारे लोगों का हाल हवाल क्या है। तो इस वास्ते से हमने खुद अपने आप ये प्रोग्राम शुरू किया है, और इंशाअल्लाह उलमा के तवसत से, अपने आप नहीं किया, क्योंकि उलमा जो है हमारी दीन का मसला है, तो हम वही काम करेंगे जो हमारी दीन में होते हैं और उसमें हमारी कामयाबी होती है। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि वलीमा जो है वो इस्तात के मुताबिक किया जाए, यानी कि अगर कोई चाहे भी इस गांव में तो वो कर सकता है अगर वो खर्चा करना चाहता है, लेकिन वो पाबंद नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे पास तो कोई फोर्स नहीं है कि हम उनको पाबंद करेंगे ना। हम तो उसको बात बताएंगे, भाई इसमें तुम्हारा खैर है और इसमें शर है, तो खैर और शर की बातें हम बताएंगे। बाकी जो हमारा मजहब कहता है उसमें हमारा नफा है, हमारा मकसद होता है कि लोगों को पैसे बचत हो जाए। गुर्बत है ना, महंगाई बहुत ज्यादा है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, अगर कोई फैमिली ये बात नहीं मानती और ऐसा ही उसके बाद करती है, ये रिपीट करती है, तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि उनको सिर्फ समझाया जाएगा या कोई एक्शन भी लिया जाएगा, उनको रोकने की कोशिश की जाएगी? नहीं, हम तो गवर्नमेंट नहीं है, हम तो गांव के लोग हैं, सिर्फ उसको समझाएंगे कि इसमें तुम्हारा नफा है, इसमें नुकसान है, बाकी उसकी मर्जी, जो करना है वो कर ले। ठीक है, हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि किसी को तकलीफ पहुंचाए। हमारा मकसद ये है कि आदमी, कि हमारे लोग जो है उसको रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल, तो जो अपना रिलीफ का मकसद नहीं समझता तो ये उसकी मर्जी, जो करे, जो वो चाहे वो करे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो गाँव के लोग हैं अब वो इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं? क्या वो आपके इस फैसले से, जरगे के फैसले से खुश हैं, ना खुश हैं? और क्या कोई शादी हुई है इस फैसले के बाद अभी तक जो कि सादगी से की गई हो?
जी बिल्कुल, एक दो शादी हुई। ये जो हमारा चेयरमैन है फजल गफ्फार साहब, उसकी बेटी की रिसेंटली शादी हुई थी, बिल्कुल सादगी से हुई थी। लेकिन फजल गफ्फार साहब खुद ऐसा नहीं है कि गरीब है, वो मालदार है। उसने अपने आप से शुरुआत किया और उसका जो बेटी है दूसरा हाजी सैफुल्लाह खान की बेटी, उसके साथ शादी हुई बिल्कुल सादगी से, न उसने कुछ लिया न उसने कुछ दिया। और ये प्रोग्राम हमने शुरू किया और पहले हम अपने, मेरी भी दो बेटियों की शादी आ रही है रिसेंटली इंशाल्लाह 1 महीने बाद, तो मैं भी ऐसी मस्जिद में ये निकाह करूंगा और इसी तरह शादी करूंगा। क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तमाम गांव के लोगों के लिए कि इस तरीके से शादी की जा सकती है, सादगी से की जा सकती है, खर्चा किए बगैर की जा सकती है, ये पॉसिबल है, ताकि जो लोग हैं वो भी मुतासर हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं भी 32 साल से अमेरिका में रहता हूँ, 5 साल हो गए गाँव में आया हूँ। अच्छा। तो मेरे पास पैसे है ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत अपने आप से हम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इसमें तुम्हारा खैर है और इसमें तुम्हारा नुकसान है। तो गांव के लोग खुश हैं इस फैसले से? बिल्कुल खुश है। तकरीबन हमने लोगों को बताया, हम सोच रहे थे कि ये कोई पहले सेमिनार था ना, अभी अवेयरनेस था, तो हम सोच रहे थे कोई 50-60 आदमी आ गए, तकरीबन 500 के करीब लोग आ गए और सब लोग बहुत खुश थे इस प्रोग्राम पे। जो आसपास के गांव हैं, कुछ इस हवाले से भी सोचा है कि जो आसपास के गांव हैं उनको भी ये बात समझाई जाए, जितने बड़े पैमाने पर ये बात पहुंचाई जा सकती है उसकी कोशिश की जाए? बिल्कुल, हमने इन लोगों को पहुंचाए है, जो यूनियन कौंसिल के सतह पे है, उनके जो नाजिम वगैरह है, उनको हमने लेटर भेजे है, वो बहुत खुश है उससे। वो बोलते हैं कि हमारे गांव में आ जाओ, और इंशाल्लाह अगर ये मंगलौर में कामयाब हो गया, 100% मेरा यकीन है कि कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोगों का फायदा। फिर हम एक एक गांव में जाएंगे और उसको ऐसा ही बताएंगे कि ये प्रोग्राम है, और इसमें ऐसे कोई it's not to be forced to anybody, you know, we just tell them to this is for you, this is good for you, this is bad for you. बिल्कुल, तो हमारा मकसद ये है कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे ना, हम गवर्नमेंट है ना हमारे साथ। जानिब से ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की रहनुमाई की जा रही है, उनको ये बताया जा रहा है कि ये सही है, ये गलत है, फजूल खर्ची करना इसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, सिर्फ इस हवाले से बताया जा रहा है, बाकी उनका फैसला, उनका अपना फैसला है। बहुत शुक्रिया। कौमी जरगे के रुकन एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ थे और इस हवाले से बता रहे थे। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला, हमें भी कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए शहरों के अंदर भी, कि अगर हम अपनी शादियों के ऊपर बहुत ज्यादा फजूल खर्च करते हैं, यानी मैं कह रहा कि अगर आप इस्तात रखते हैं जरूर खर्च करें, लेकिन अगर आप प्रेशराइज होकर खर्च करते हैं तो कोशिश करें कि ये खर्चा जितना बचाया जा सकता है बचा लिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, खासतौर पर वालिदैन के ऊपर, कि वो पाबंद हो जाते हैं कि ये सारे मामला हमें करना है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, बहुत सारे मामला हैं, इस पर भी बात करनी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहज़ेब अहमद के साथ, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मामलात कुछ कराची का जिक्र करेंगे। कराची में हमने बारिशें देखी, बारिशों के बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए, लेकिन इस वक्त जो कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम देख रहे हैं हम सब लोग, जब घरों से बाहर निकलते हैं तो सड़कों की खस्ता हाली को एक्सपीरियंस लाजमी करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल सवार हों, गाड़ी सवार हों, रिक्शा सवार हों, या पैदल ही क्यों ना जा रहे हों, फुटपाथ हों या सड़कें हों, इस वक्त हर जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें नजर आ रही हैं, हर तरफ कहीं मलबा पड़ा है, कहीं पर क्योंकि पाइप डल रहे हैं, कहीं ड्रेनेज सिस्टम डल रहा है। ये तमाम चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। हमने पहले इस पर एक सेगमेंट भी किया था कि जो बाइक सवार है खासतौर पर उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है इस वक्त ट्रैवल करना, और कितना खतरनाक हो गया है। इसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि तामीर और मुरम्मत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, जरा सी बारिशें होती हैं, जरा से कुछ मामला खराब होते हैं मौसम के, ये सड़कें बैठ जाती हैं, पूरे हिस्से टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ये सब चीजें हम देख रहे हैं कराची में। हालिया बारिशों में भी अरबों रुपए से बनाई गई ये सड़कें तबाह हो गई, और इसकी जो फुटेज हम आपको वो दिखा रहे हैं किस तरीके से तबाह हुई हैं, और हम ये सब देख रहे हैं कराची में। टूट फूट की शिकार सड़कें शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनी हुई हैं, लोग परेशान भी हैं। जब एक ट्रैवल करना होता है आपने 20 मिनट का, वो 40 मिनट में चला जाता है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल तेज कर ही नहीं सकते इन खड्डों की वजह से। इसका जिम्मेदार है कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है कि नाकिस मटीरियल जो इस्तेमाल किया जा रहा है इन सड़कों में, इन सड़कों को ठीक तरीके से तामीर नहीं किया जाता, इसका जिम्मेदार कौन है? इसी पर जो हमारे नुमाइंदे हैं न्यूज के फरीद आलम, वो हमें डिटेल में इसकी तफसीलात बता रहे हैं। जी फरीद।
जी बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशों के बाद शहर भर में हालिया चंद माह कबल तामीर की गई और मरम्मत की गई सड़कें एक बार फिर जो है कंट्राट का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी बड़ी वजह सड़कों की तामीर और असरकारी के अंदर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल है। हुकूमत सिंध की जानिब से बल्दियाती इदारों को मानसून से कबल 1 अरब के करीब रुपए जो है जारी किए गए थे, जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची और ज़िलाई बल्दियात ने शहर भर में जो सड़कें टूटी हुई थी उनकी मरम्मत की और नई सड़कें तामीर की। लेकिन बल्दियाती अफसरान की जानिब से सड़कों की असरकारी और नई सड़कों की तामीर के लिए कवायद के मुताबिक टेंडर करने के बजाय मनपसंद ठेकेदारों से मामला तय करके बराह रास्त उनको टेंडर दिया गया, जिस पर उनसे भारी कमीशन लिया गया। भारी कमीशन की अदायगी के बाद ठेकेदारों को जो ठेके दिए गए, ठेकेदारों ने भी लिपापोती से काम किया। टेंडर शेड्यूल के मुताबिक सड़कों की तामीर और असरकारी के लिए जो शेड्यूल रेट होते हैं या शेड्यूल के अंदर जो मकदार मटेरियल की बताई जाती है उसको इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने ना ही इसके अंदर मुकम्मल मकदार में तारकुल डाला, ना ही गेड़ा डाला, ना ही सड़कों को लेवल किया और ना ही कम्पैक्टिंग की गई। सड़कें तामीर करके ठेकेदार चलते बने और अपना बिल ले लिया, जिसके नतीजा ये निकला कि हालिया मानसून की बारिशें जब शहर में हुई तो चंद माह कबल बनाई गई अरबों रुपए की लागत से ये तमाम की तमाम सड़कें बह गई हैं। कराची की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो इस वक्त सलामत हो या जिस पर रवानी से ट्रैफिक चल रहा हो। नर्सरी हो, नुमाइश चौरंगी हो, नागन चौरंगी हो, नीपा चौरंगी हो, गुलशन चौरंगी हो, हसन स्क्वायर हो, सब्जी मंडी हो। शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो मानसून के दौरान बारिशों में सड़कें टूटी उनकी मरम्मत करे। तामीराती माहिरीन का कहना यह है कि शहर में जो सड़कें बनाई गई हैं उनमें इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। अगर इसमें शेड्यूल के मुताबिक मटेरियल इस्तेमाल किया जाता तो इन बारिशों में इन सड़कों का कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि अभी भी कुछ सड़कें लियारी एक्सप्रेस वे है, M7 है, मुख्तलिफ ऐसी सड़कें हैं जो दीगर इदारों ने तामीर की थी, वो आज भी इतनी ही बारिश में मुकम्मल सलामत हैं और उनके ऊपर ट्रैफिक भी रवां दवा है। लेकिन बल्दियाती इदारों KDO हुकूमत सिंध के मेगा प्रोजेक्ट के तहत जो सड़कें बनाई गई हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई। तमाम सड़कें इस वक्त खस्ता हाल है। तामीराती माहिरीन का कहना यह है कि ये जो सड़कें टूटी हैं इनका लेबॉर्ट्री में इनके जो बाक़ियात बची इनको लेबॉर्ट्री भेज के इनका तज्जिया कराया जाए। तामीराती माहिरीन की एक टीम बनाई जाए जो इस बात की तहकीकात करे कि आया इन सड़कों की मरम्मत, तामीर और असरकारी के ऊपर जो टेंडर किए गए कवायद के मुताबिक किए गए थे, इन टेंडरों के जो बराह रास्त टेंडर मनपसंद ठेकेदारों को दिए गए उनके अंदर क्या बेज़ाब्तियाँ की गई, इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होना ज़रूरी है। तहकीकात से कबल एक बार फिर बल्दियाती इदारों को सड़कों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए देना कौम के पैसों को दाव पे लगाना है। जी फरीद आलम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए भी क्योंकि आप जिस तरीके से एक डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें हमें सारी बातें पता लग सकती हैं कि इस वक्त कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सड़कों को हम तबाह हाल देख रहे हैं, फिर कौन कौन से इलाकों में किस तरीके का मटीरियल इस्तेमाल किया गया। इस पर तहकीकात के जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तहकीकात होना इसलिए भी जरूरी है ताकि आइंदा जो सड़कें बनाई जाएं उसमें इस किस्म का नाकिस मटीरियल इस्तेमाल ना हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फरीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन हमें बता रहे थे कि मनपसंद ठेकेदारों को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और किस तरीके से ये मटीरियल इस्तेमाल करने के बाद ये सड़कें तबाह हो जाती हैं जब भी बारिशें होती हैं। ये हर साल हम देखते हैं जब शेड्यूल के मुताबिक काम नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं होंगे तो फिर यही सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। चेक एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तामीर किया जाए तो ठेकेदार जो है उसके बाद चलते ना बने, उसके बाद ये देखा जाए जिन्होंने तामीर किया क्या वो इस काबिल है कि वो इतनी हैवी ट्रैफिक को बर्दाश्त कर सके रोड या ना कर सके। तो ये तो पूरा मामला है हमारे शहर खासतौर पर कराची में और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कुछ खास तौर पर तहकीकात भी की जाए, कुछ सोचा भी जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म का कोई तो रिलीफ मिले। खैर, एक और आलमी वबा के बारे में हम बात करना चाहेंगे, इस प्रोग्राम में जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ एमरजेंसी अब करार दे दिया है, तो इसलिए हम सब के लिए इससे बचना, इसके बारे में आगाही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स का 70 से ज्यादा मुल्कों में फैल जाना एक गैर मामूली सूरत हाल है, इसीलिए लिहाजा अब इस बीमारी को आलमी इमरजेंसी करार दिया जा रहा है और इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में भी हंगामी हालत का ऐलान हो चुका है, यानी कि वहां पर भी इसके केसेस बहुत ज्यादा मंकी पॉक्स के सामने आ रहे हैं। ये वायरस कैसे फैल रहा है, दीगर क्या मामलात हैं, ये इस वायरस से बचना कैसे मुमकिन है, ये तमाम चीजें हम जानना चाह रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने किया है अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर महविश मार्टिन ने, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये मंकी पॉक्स है क्या? सबसे पहले तो ये कि मंकी पॉक्स क्या है।
मॉन्की पॉक्स जो है इट्स अ रेयर डिज़ीज़। अब रेयर तो नहीं रही, अब तो ये है कि ये फैलती जा रही है, और जिसकी वजह से WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर किया है। इसके अलावा न्यूयॉर्क स्टेट के गवर्नर ने इसे जो है इस मॉन्की पॉक्स वायरस को एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया है न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर। तो अब तो ये फैलती जा रही है। तो बेसिकली ये है क्या, इट्स बेसिकली अ वायरस, और ये मॉन्की पॉक्स वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है और उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो मॉन्की जो स्मॉल पॉक्स है उससे माइल्डर हैं और ये लेस फेटल है। मतलब ये कि ये इतना बिल्कुल। डॉक्टर महविश, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि इसके अलामात हैं क्या? ये जो आप सिम्टम्स का जिक्र कर रही हैं वो क्या सिम्टम्स हैं, और क्या उसके बाद अपने आप को आइसोलेट करना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, इसके जो मेन सिम्टम्स जो अलामात हैं मॉन्की पॉक्स वायरस की वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये कि आपको रैश मिलेगा। रैश जो है वो मॉन्की पॉक्स वायरस का ये आपकी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर सर से लेके पैर तक कहीं भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी रैशेस निकलना शुरू हुए हैं तो एक चीज़ ये है कि आप ज़रूर सोचें कि क्या ये मॉन्की पॉक्स के रैश हैं, ये क्या हो सकता है, अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएँ दिखाने के लिए। इसके अलावा आपको जो है बुखार हो सकता है, हेडेक हो सकती है, जिस्म में दर्द हो सकती है, लिम्फ नोड्स जो हैं आपके गले के जो लिम्फ नोड्स हैं या बॉडी के लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर सकते हैं, मतलब जैसा गले में जैसा गिल्टियाँ बन गई। तो अगर वो है, आपको बुखार है, आपका जिस्म टूट रहा है और बॉडी एक्स हैं आपको, इसके अलावा रैशेस जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो गए हैं, तो आप जो है अपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ और उन्हें बताएं कि आपको क्या सिम्टम्स हैं, ताकि आपको अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीट किया जाए। और अगर आप घर पे हैं तो आप ये है कि अपने आप को आइसोलेट करें। अगर कन्फर्म केस है मॉन्की पॉक्स का तो अपने आप को आइसोलेट करें। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे तमाम नाजरीन के लिए जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इस वक्त हैं, कि इसके लिए सिम्टम्स जो भी आपको शो हों तो उसके बाद आपने अपने आप को कैसे बचाना है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ समझना और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी मुंतकिली एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुमकिन होती है? क्या ये डिजीज़ एयरबॉर्न है, ये वायरस एयरबॉर्न है? जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट, या मतलब ये कि आपने अगर जिस बंदे को मॉन्की पॉक्स था आपने उसके साथ आप उससे मिले हैं या आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है उसकी बॉडी के साथ या स्कैब्स के साथ या रैशेस के साथ, या हाथ मिलाया है या गले मिले हैं, या आपने उन चीज़ों को टच किया है जो कि मॉन्की पॉक्स, जिस बंदे को मॉन्की पॉक्स था उसने जिन चीज़ों को हाथ लगाया और आपने उन चीज़ों को टच किया है, जिस तरह कपड़े हो गए, बेडिंग है, क्लोथिंग है, टॉवल्स हैं, या लेट्स से डोर नॉब्स हो गई, या जिन चीज़ों को उस बंदे ने टच किया हुआ था आपने उनको टच किया, तो ये इट इज़ वन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ये हो सकता है। इसके अलावा CDC ने अपनी वेबसाइट पे जो चीज़ें लिखी हैं जिनसे ये ट्रांसमिट हो सकता है, उसमें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं कि अगर खांसी कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है, या अपनी चीज़ों को बेसिकली जो सिक्रीशंस जो बंदा इन्फेक्टेड था वो अगर आपको हुई, आप मतलब आपको टच हुई, तो ये आपका मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ये होगा। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनसे बच्चे में जो है वो आगे जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। इस तरीके से ये मुंतकिल हो सकता है। लेकिन इससे बचाव कैसे मुमकिन है? वायरस से बचा कैसे जाए? क्या एहतियाती तदाबीर है जो हम लोग इख्तियार कर सकते हैं? कोविड के हवाले से तो हमने बहुत अवेयरनेस फैलाई, इसीलिए कि जब उसको पेंडेमिक करार दिया गया तो उसके बाद हम किस तरीके से कोविड से बच सकते हैं, या क्या ख़ास तौर पर अपनी हैसियत में एहतियात कर सकते हैं? इस वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है एक आम शख्स के लिए? कि इसमें ये कि आप अपने आप को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं इस वायरस के अगेंस्ट। तो उसमें ये सिंपल चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले तो जिस बंदे को या जिस पेशेंट को मॉन्की पॉक्स वायरस है और आपको पता है कि इसको है या इसको हो सकता है कि उसकी बॉडी पे रैशेस हैं या ही इज़ नॉट फीलिंग गुड ही और शी, तो आप उसमें ये करें कि अवॉइड, फर्स्ट थिंग इज़ टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, कि आप उसके साथ
जो है वो मिलना जुलना ना करें। और इसमें जो मेन चीज़ है, जो मंकी पॉक्स जिस पर आदमी को कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स वायरस है या उससे मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, वो अपने आप को आइसोलेट करें। अब आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही सिंपल हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। तो इसमें सिंपल चीज़ जो है, इसका जो सिंपल सोल्यूशन है और हल है वो ये है कि आप जिस बंदे को मंकी पॉक्स है या मिलते जुलते सिम्टम्स हैं उनको आइसोलेट किया जाए। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तरीका इसमें मेनली ये है कि आप अवॉइड करें एक्सपोजर और अवॉइड करें कांटेक्ट उस बंदे के साथ या उस पेशेंट के साथ जिसको वायरस है। जिन चीज़ों को उसने टच किया है अवॉइड करें कि आप क्लोथिंग जो है वो शेयर ना करें, टॉवल्स ना शेयर करें, जो यूटेंसिल्स हैं खाने पीने के बर्तन हैं उनको जो है वो सेपरेट कर दिया जाए जब तक ये बंदा रिकवर ना कर जाए वायरस से। और हाथ धोएं, जो मेन चीज़ है इसमें वो ये है कि अपने हाथ धोएं। अगर आपने किसी बंदे को टच भी कर लिया है और आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने तो हमने हर टाइम जो है वो ग्लव्स पहने होते हैं अगर हमने पेशेंट को देखना होता है, स्पेशली अगर पता है वेरीफाइड आपके पास केस है मंकी पॉक्स का, तो ग्लव्स पहने होते हैं, आपने गाउन पहना होता है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन मेजर्स जो हैं वो आप यूज़ करते हैं। तो उस सूरत में जो आम लोग हैं वो ये है कि सबसे पहले अगर आपने टच कर लिया है या आप फील कर रहे हैं कि इस बंदे को हो सकता है मंकी पॉक्स वायरस हो, तो उसमें आप सबसे पहले अपने हाथ धोएं, साबुन के साथ अपने हाथ धोएं अच्छी तरह से। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स आर स्टिल द बेस्ट, जो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स जो हैं उनको यूज़ करें। और जो वेस्टर्न या अफ्रीकन कंट्रीज़ में लोग हैं उनको यही है कि उनको यही कहा जाता है कि आप मंकीज़ वगैरह से जो है वो दूर रहें। लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो अपने हाथ धोएं और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स यूज़ करें और जो है अवॉइड करें कांटेक्ट विद एनी पर्सन हु इज़ अफेक्टेड विद पॉक्स वायरस। सो ये आपकी जो है वो मेन चीज़ें हैं। बिल्कुल यही तरीका है अपनी हाइजीन का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को किस तरीके से हाथ भी धोने हैं, किसी से हाथ मिलाते हुए थोड़ा सा एहतियात करने हैं, जैसे कि हम एहतियात कोविड में कर रहे थे। हमें एक बार फिर खास तौर पर जब से इस को बताया जा रहा है इस हवाले से मंकी पॉक्स के हवाले से, तो हमें क्या एहतियात करनी है। हमारे नाज़रीन को आप कुछ पैगाम देना चाहती हैं आखिर में महविश साहिबा? देखिए, इस टाइम जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे मंकी पॉक्स है या मंकी पॉक्स हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। और इसमें सबसे पहले जो मेन बात वो ये है कि अगर आपको रैशेस जो हैं वो आपको बीमारी में या इस डिज़ीज़ में शुरू में हो सकते हैं या लेट हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आपको रैश ही अपीयर होगा और उसके बाद आपको बुखार होगा या जिस्म में दर्द होगी या हेडेक होगी या बाकी सारे सिम्टम्स होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको रैश पहले अपीयर होता है या रैश जो है वो बाद में अपीयर होता है और कितने रैशेस होते हैं, तो ये इट डिपेंड्स। और अगर आपको फील हो रहा है कि आपको मंकी पॉक्स हो सकता है या मंकी पॉक्स है, कंफर्म हो गया है, तो आप प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट करें। इसका जो मेन हल है वो ये है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें और जस्ट वेट फॉर द कोर्स ऑफ द डिज़ीज़, कि आपका ये जो डिज़ीज़ का जो कोर्स है वो पूरा हो और उसके बाद जो है वो आप बाहर निकलें या लोगों से मिलें। लेकिन मेन जो जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर आपको सिम्टम्स हैं या अगर आपको लग रहा है कि आपको अलामत हैं, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है, डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर महविश मार्टिन जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी मेडिकल रिसर्चर हैं, वो हमें मंकी पॉक्स के हवाले से बता रही थी। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अवेयरनेस भी दी है, आपने हमें ये भी बताया है कि सिम्टम्स अगर शो होते हैं तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमने जो 2 साल गुजारे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो 2 साल गुजरे हैं, 2 से ढाई साल कोविड की वजह से, वो बड़े ख़तरनाक थे, वो बड़े दर्दनाक थे और उसमें डेथ टोल तो बढ़ता जा रहा था। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे थे कि हमारी जो एक लाइफ हो गई थी उसमें बहुत बड़ा चेंज आया था इस पेंडेमिक की वजह से, और 2 साल हम लोगों ने आइसोलेशन में गुजारे, दफातर जाना हमारा कम हो गया था, वर्क फ्रॉम होम डेवलप हो गया। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं इन 2 से ढाई सालों में। अब बड़े सख्त फैसले करने पड़े, इवन बहुत सारे ममालिक की इकॉनमीज तबाह हो गई।
जहाँ पर टूरिज्म की वजह से इकॉनमी चलती थी, जो दीगर इकॉनमी चल रही थी उनको भी काफ़ी इफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि जब कोविड में एक आमदोरफ्त ख़त्म हो गई, काम ख़त्म हो गया, इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म हो गई, बिजनेस ख़त्म हो गया, तो ये सब चीज़ों का इफेक्ट हम पूरे ममालिक में देखा था, पूरी दुनिया के ममालिक पर आया था, पाकिस्तान पर भी आया था। तो हमने कोशिश की थी कि हम जितनी अवेयरनेस फैला सकते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए वो फैलाएं, ताकि आप लोग एहतियात करें, कोशिश करें कि लोगों से जो कांटेक्ट करें उसमें कितनी एहतियात की जा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस मुश्किल वक्त से निकले भी, हमने सर्वाइव भी किया। सर्वाइव करने के बाद बहुत सारी जानें इसमें चली गई और हमने देखा कि हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने बड़ी मेहनत की ख़ास तौर पर, और उनकी भी बहुत सारी जानें चली गई इस कोविड की वजह से। तो मेरे ख्याल में जब भी ऐसे कोई पेंडेमिक आता है तो हम शुरू में बड़े नॉन सीरियस होते हैं। हमें नॉन सीरियस नहीं होना चाहिए। जो भी पेंडेमिक आए या जो भी इस किस्म की आलमी इदारों की जानिब से इसके बारे में कोई एमरजेंसी नाफिज की जाए, सेहत एमरजेंसी, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि ये डिजीज़ या ये वायरस ऐसा है कि जिससे बचने के लिए हमें एहतियात करनी चाहिए। तो कोविड के बाद वैसे तो हम सबकी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमें किस तरीके से अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, कैसे एक दूसरे से मुलाकात करनी है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक ये मंकी पॉक्स का मामला चल रहा है थोड़ी सी एहतियात हमें बढ़ाने की ज़रूरत है एक बार फिर, और ये सोचने की ज़रूरत है कि आस पास अपनी हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाए। बारिशों में खासतौर पर हम देख रहे हैं कि ये मक्खियाँ और ये गंद और ये कूड़ा हमारे घरों के बाहर बहुत फैलता जा रहा है। हमें इसकी भी एहतियात करने की जरूरत है। जितनी हम सफाई रखेंगे अपने आसपास, अपने घरों के बाहर, अपने गली मोहल्लों में, उतना हमारे अपने लिए बेहतर है। ना सिर्फ अपने घर को साफ रखें बल्कि अपने बाहर के जितना भी इलाका है, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो अपनी बिल्डिंग को साफ रखें। अगर आप बाहर सड़क पर निकल रहे हैं तो अपनी सड़क को साफ रखें, क्योंकि जो इंतजामिया की जिम्मेदारी है वो तो एक तरफ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास जितनी सफाई रख सकते हैं वो रखें। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक का वापस आएंगे। मजीद सेगमेंट्स भी हैं जो प्रोग्राम में शामिल करने अभी बाकी हैं। अभी हम जो है वो किससे मुलाकात करवा रहे हैं? हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो कि पहले भी हमारे शो में आई हैं, उनसे बहुत सारी बातें हुई थी, गेम्स के हवाले से भी और ईद सेलिब्रेशन के हवाले से भी। लेकिन आज हम एक टॉपिक है, एक मौजू है जिस पर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि बर्मिंघम में जारी इस कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वहाँ पर पाकिस्तानियों के कुछ नसीब में एक भी मेडल हमें नज़र आता नहीं दिखाई दे रहा, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मेडल हम जीत जाएं। लेकिन क्या वजह है कि हम मेडल जीतना माया हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हालांकि मेहनत ही बहुत करते हैं हमारे तमाम एथलीट्स, और बहुत मेहनत करने के बाद जाते हैं, बल्कि थोड़े से गैप से रह जाते हैं। अब हमारे रेसलर्स, अभी हमारे दूसरे भी हमारे स्पोर्ट्स में हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं बहुत अच्छे जो परफॉर्म करके भी आए, नाम मनवा के भी आए। और कल की ही बात है, मैं देख भी रही थी कि जो एक वेट लिफ्टर है उन्होंने भी पाकिस्तान को जो है वो नाम रोशन किया, अपने जो है वो जीत अपने नाम लिखवा ली। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जब इस लेवल की और गेम्स होते हैं तो आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं और प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। हाँ, शायद प्रेशर बिल्ड हो जाता है। जैसे कि हमने जैवलिन थ्रो में भी नदीम हमारे बड़े अच्छे जैवलिन थ्रोयर रहे हैं, लेकिन उनका भी यही हुआ था कि बड़े थोड़े से वो फासले से रह गए थे। और खैर वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में भी पाकिस्तानी वेट लिफ्टर हैदर अली नाकाम हो गए। इंग्लैंड ने जो है वो गोल्ड का, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने चांदी और कनाडा ने कांसी का तमगा जीता है। तो हैदर अली 5वें नंबर पर आए हैं। लेकिन खैर हमारी आपने बिल्कुल भी जो है ना वो डिसहार्टन नहीं होना। उम्मीद है आगे इंशाल्लाह आप और मेहनत करेंगे, जरूर मेडल जीत कर आएंगे। लेकिन क्या वजह है, आज हमने इसी पर बात करनी कि पाकिस्तानी एथलीट्स मेडल से दूर रह जाते हैं, ये क्यों रह जाते हैं? इसी वजूहात पर बात करने मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर रबिया शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक हो? अच्छा रबिया, सबसे पहले तो ये बताएं ये वजह क्या है जो हमने आज ये बात कर रहे हैं ना कि मेडल्स नहीं जीत पाते, बहुत छोटा छोटा फासला रह जाता है कंपटीशंस में, बिल्कुल थोड़े से नंबर से रह जाते हैं, थोड़े से पॉइंट से रह जाते हैं, तो खास वजह है इसकी? इसकी बहुत बड़ी वजह है पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पोर्ट्स का, वो हमारे पास वो लेवल है ही नहीं जो बाहर इंटरनेशनल एथलीट्स के पास अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे कोचेस जो क्वालिफाइड नहीं है, उनके पास वो ट्रेनिंग टेक्निक्स नहीं है। दूसरी हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम ट्रेन कर सकें। और उसके अलावा हमारी जो फेडरेशंस हैं उनका भी इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। मतलब जैसे इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे एथलीट्स को भेजना, जैसे निराज चोपड़ा को इंडिया ने 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ लगवा के उनको ट्रेनिंग करवाई और फिर उन्होंने ओलंपिक का मेडल लिया। तो इतनी आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग एथलीट्स के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये ब्लेसिंग है कि अगर हम उनके इतने करीब पहुंच जाते हैं बगैर किसी हमारे इतनी अच्छी सहूलियात मुयस्सर होने के बगैर ही, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे एथलीट्स के लिए। 5th पोजीशन आना इट्स नॉट बैड। जब आप विदाउट एनीथिंग, जैसे आप तलहा तालिब को देखें, ही ट्रेन्स इन अ स्कूल, मतलब नॉट इन अ जिम, अवेलेबल ही नहीं है।
यहाँ कराची में इट्स द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे एक भी वेट लिफ्टिंग अरीना नहीं है। कैन यू जस्ट इमेजिन? एक भी नहीं है। तो ये तो फिर भी पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स इज एट अ गुड लेवल कि दे आर डूइंग इट प्रोवेंशनल, डिविजनल एंड तहसील लेवल पे, लेकिन सिंध में तो हम प्रोवेंशनल लेवल पे भी नहीं। क्या वजह क्यों नहीं होता, जबकि इतना टैलेंट है हमारे सिंध में भी? टैलेंट बहुत है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनकी यहाँ तरफ से सपोर्ट नहीं है और इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सॉर्ट ऑफ करप्शन है। जो भी फंड स्पोर्ट्स को दिए जाते हैं वो वहाँ लगाए नहीं जाते। हमारे स्कूलों में स्पोर्ट्स नहीं है, इनकरेज नहीं किया जा रहा, फैसिलिटीज़ नहीं है, एकेडमीज नहीं है। अगर आप इंडिया में देखें वहाँ पे एकेडमी कल्चर बहुत अच्छा है। बैडमिंटन की उनकी पूरी लीग होती है, उधर बहुत ज़्यादा एकेडमीज हैं जिस भी स्पोर्ट्स का आप देखना। सो आई थिंक वी नीड एकेडमीज। हमें ग्रास रूट लेवल पे बहुत छोटी एज से बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना होगा, उनको ट्रेन करना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जब बचपन से स्कूल से ही प्रैक्टिस करेंगे तो वो आगे आएंगे। लेकिन खासतौर पर अगर अभी हम देखें जो कॉमनवेल्थ गेम्स वक्त जारी हैं, वहाँ पे पॉइंट्स टेबल पर 5 ही नंबर पर आए हैं हैदर अली। आपके नज़दीक कोई गलती हुई उनसे, या जैसे कि हमने ओवरऑल डिस्कशन किया यही वजूहात हैं? यही वजूहात हैं। इवन उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन हाँ, अगर उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग या फिर क्वालिफाइड कोचेस पाकिस्तान में प्रोवाइड किए जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए, अच्छी डाइट प्रोवाइड की जाए, तो आई डोंट थिंक कि गोल्ड भी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए जीतना। मेरा ख्याल है कि चाहे जो हमारे एथलीट्स हैं वो खाना पीना भी नहीं, वो कुछ भी नहीं मांगते, वो सब एक आई थिंक एक इमोशनल या एक मॉरल सपोर्ट ही मांगते हैं। वो भी एक मिल जाए कि नहीं यार वी आर राइट बिहाइंड यू। वरना अगर शोज़ या इस तरह की टीम्स ना कवर करें तो वो क्या फिर हम किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं और किसके लिए जा रहे हैं इतनी मेहनत करके। सबसे ज़्यादा ड्राइव क्या होती है उस एथलीट की जो इतनी कोशिशें कर रहा होता है लेकिन उसको उस लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, लेकिन उसकी फिर भी ड्राइव खत्म नहीं होती। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक पाकिस्तान का फ्लैग, सो दैट्स द मेन मोटिव। लेकिन जो एक होता है कि उनको फैमिली सपोर्ट भी वहाँ से होती है, उनकी इनकम भी होती है, सो या दैट इज अनदर थिंग। लेकिन ना वैसे भी अगर हम किसी की बात भी करेंगे और वैसे ही हमारे इतनी महंगाई है, उससे हमारे मोस्टली एथलीट्स ऐसे भी हैं जिनको ये भी परेशानी का सामना है महंगाई की वजह से कि उनको अपने ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, उनको अपने ऊपर खर्चा करना है, अपनी फिटनेस के ऊपर। फिटनेस भी माया आजकल कोई बड़ी सस्ती चीज़ नहीं है। फिटनेस कैरी करना, उसको कंटिन्यू करना, ये भी बड़े महंगे काम होते जा रहे हैं। लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट है आपकी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, पहले से शेड्यूल हो जाता है कि दीगर ममालिक की तरह हमारी तैयारी लेकिन वैसी नज़र नहीं आती जैसी बाकी ममालिक की आती है। क्या फिर घूम फिर के बाद वहीं आती है कि क्योंकि हमारे प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर सहूलियात मैसर नहीं है, इसी वजह से हमारी तैयारी वैसी नहीं होती? इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको बैडमिंटन की एग्जांपल देती हूँ, उसका कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कैंप लगा लाहौर में सिर्फ 15 डेज़ के लिए। अब आप देखें 15 डेज़ में आप कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेकर आ सकते हैं? नहीं लेकर आ सकते। आपको सालों की मेहनत चाहिए, सालों की कैंप्स चाहिए, या फिर अब जैसे सिर्फ आई थिंक अरशद नदीम ने इंटरनेशनल ट्रेनिंग हासिल की है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, बाकी और किसी ने की? कोई और एथलीट? कितना खर्चा आता होगा एक एथलीट पर, उसकी ट्रेनिंग पर? अगर तुम कहती हो कि चलो साल की आर्टिस्ट, अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात भी कर लें, हाँ चलो अप्रॉक्स कितना खर्चा? इट्स विद इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान अगर करना चाहें उस पर, सो इट्स देखें अब जैसे महंगाई हुई है उसके बाद इफ यू अगर वेट लिफ्टिंग की बात करें तो इसमें यू नीड मोर प्रोटीन। तो प्रोटीन जैसे कीमा हो गया, इट्स आई थिंक 1600 रुपीज़ पर केजी। नट्स जैसे आलमंड है, इट्स 2500 रुपीज़ पर केजी। तो आप उसे अंदाजा लगा सकते हैं प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा होगा, फिर ये बड़ा मसला है। इसका मतलब वहाँ उसको सपोर्ट चाहिए, राइट? वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और क्वालिफाइड कोचेस में भी जो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। एज एन एथलीट जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई वो ये, आई वाज सो स्टक फॉर ईयर्स कि मैं अपना बॉडी वेट क्या रखूँ, मैं कौन सी वेट कैटेगरी में खेलूँ। सो आई वाज ऑलवेज गोइंग फॉर द रॉन्ग वेट कैटेगरी। क्या आई तभी होता है जब आपको गाइड करने वाले सही लोग होंगे और कोचेस ये बताएंगे कि आपको इस कैटेगरी में खेलना है, इस कैटेगरी में के लिए आप फिट हैं। अच्छा, ये मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की भी बात कर रहे हैं कि स्पॉन्सर्स हम देखते हैं ज़्यादातर क्रिकेट प्लेयर्स के लिए चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी लीग हो रही हो, इवन हमारी लोकल लेवल पे हो रही हो या कोई इंटरनेशनल हो रही हो, तमाम स्पॉन्सर्स तरफ जाते हैं। जो बाकी एथलीट्स हैं, स्पॉन्सर्स इस तरफ क्यों नहीं आते, क्या वजह है इसकी? आई थिंक व्यूअरशिप का मसला है। क्रिकेट को लोग ज़्यादा देखते हैं, लोग ज़्यादा
पसंद करते हैं, बिकॉज इट्स अ गेम जिसमें कोई भी कभी जीत सकता है. समटाइम्स इंडिया जीत रहा है, कभी पाकिस्तान जीत रहा है, कभी इंग्लैंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, सो एवरीवन इज विनिंग. तो आपका एक बहुत वो लक वाला भी गेम मुझे लगता है कि कभी कोई जीत गया, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी रबिया. और जिस तरीके से बातें कर रहे थे हम कि इस वक्त हमें क्या ज़रूरत है, हमारे जो एथलीट्स हैं खासतौर पर उनको किस तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल है, मोरल सपोर्ट है, या उनको अच्छे कोचेस प्रोवाइड करके है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल ऐसा ही है. भाई पेशावर में पिछले कुछ दिनों में, अगर एक हफ्ते के दौरान की बात करें, हम आगे बढ़े नए सेगमेंट के साथ, लेकिन पेशावर में जो पिछले एक हफ्ते में आटे की जो प्राइसेस में इजाफा तकरीबन 150 रुपये तक का हुआ है. शाहज़ेब, कैन यू इमेजिन कि 150 रुपये का इजाफा एक हफ्ते के अंदर कितना बड़ा मतलब इजाफा है. इट्स लाइक 360. 20 किलोग्राम का थैला है जिस पर 150 रुपये इजाफा हुआ है, और बताया जा रहा है कि थैले की कीमत पहले 1800 रुपये थी और अब वो बढ़कर 1950 रुपये हो गई है. जबकि शहर में जो फाइन आटा है इसकी कीमत के हवाले से कहा जा रहा है कि 150 रुपये के इजाफे से वो 1950 से बढ़कर 2050 रुपये हो गई है. लेकिन इसकी वजूहात क्या है, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है? इससे पहले हमने बहुत सारे बयानात भी देखे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी, तो इस पर बात करनी है. हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा साबिर बंगश साहब ने. साबिर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में. साबिर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि वजूहात क्या है मुसलसल जो हम इजाफा देख रहे हैं कीमतों में आटे की? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी 92 न्यूज़ का, शाहज़ेब साहब आपका, माय खान आपका, जो आपने आज हमारे KPK का एक बहुत दीरीन जो मसला हमारा चल रहा है उसको आप लोगों ने ऑन एयर किए. देखिए जी, जिस तरह आपने बताया कि ये आटा 150 रुपये जो तेला जो एक हफ्ते के दरमियान ये रेट जो बढ़ चुका है, तो इसकी सर जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि क्योंकि हमारा सूबा जो है वो डिफिशेंट सूबा है, और हम गंदम की पैदावार के हिसाब से जो हमारी पैदावार हमारी है वो तकरीबन 8 लाख मेट्रिक टन सालाना है, जहाँ पे हमारी खुराक वो 50 लाख मेट्रिक टन सालाना है. तो जो डेफिशिएंसी हमारी ये गंदम की पैदावार में आई है, तो वो ज़ाहिर है हम या तो हम इंपोर्ट्स की मद में ये पूरा करते हैं, या फिर हम पंजाब से जो है ये रिकवर कर लेते हैं. चूंकि ये पंजाब की जो पॉलिसीज अभी अनाउंस हुई थी, तो उससे हमारा सूबा जो है वो बहुत सफ़र हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत के जो चेंजेस आए दरमियान में, तो इससे भी हमारे जो आटे की तरसील थी, गंदम की तरसील, उसमें बहुत जी रुकावटें आई है, जिससे ये आटे की रेट जो है ये मजीद बढ़ गए जी. लेकिन इस तरीके से अगर हम बात करें साबिर साहब के, कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया कि जी KPK में सस्ते आटे की फरामी जो है वो यकीनी बनाएंगे. उस ऐलान पर अमल तो हुआ नहीं, उल्टा और जो है ना आटा महंगा हो गया. अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के ऐलानात तो इन्होंने पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन इन ऐलानात पे अगर ये लोग अमल नहीं करेंगे तो उससे मार्केट और जो है मुतासर हो सकती है, क्योंकि ये लोग जो भी सियासत में आते हैं, जो अपनी सीट को बचाने के लिए, ये इसी तरह कौम को धोखा देने के लिए यही बातें करते रहते हैं. हम तो शहबाज शरीफ साहब से ये कहते हैं कि खुदारा हमारे सूबे में जो डिफिशेंसी है वो आप हमें उस गंदम की फरावानी को आसानी कर दें. हम आपसे ये गंदम और आटा हम आपसे ख़रीदते हैं, हम आपसे फ्री नहीं मांगते हैं. हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्तिताअत को दी है, हम आपसे ये खरीद के अपने आवाम को ये आटा यहाँ पे सस्ते दामों पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है. तो हमें ये रास्ते जो है ये क्लियर कर दें. हमारे चेक पोस्टों के ऊपर हमारी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं. अटक चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ियों से जी हज़ारों रुपए वो रिश्वत लेके वो गाड़ी हम छुड़ा देते हैं. वो गंदम की ये जो आपने निशानदेही की है ना, ये बात हम पहले भी सुनते रहे हैं. साबिर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 50 लाख मेट्रिक टन इस वक्त ज़रूरत है, पैदावार 8 लाख मेट्रिक टन है जब KPK की हम बात करते हैं, लेकिन ये जो आप शिकायत कर रहे हैं हम पहले भी सुनते रहे हैं. क्या आपने ये शिकायत हुकूमती नुमाइंदों तक पहुंचाई है बात कि इस तरीके से अगर पैसे वसूल किए जाएंगे जगह जगह चेक पोस्ट पर, तो फिर जाहिर बात है अगर जो पहली बात फसलें आपकी पहली तबाह हो गई, जो बचा कुचा आटा है अगर वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा KPK पंजाब से, और रास्ते में ऐसे अगर पैसे लिए जाएंगे तो फिर तो कीमत में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा.
जी शाहजेब साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये हमने बारहा इनसे और हमारे हायर अथॉरिटी जितने हैं उनसे भी हमने रब्ते करने की कोशिश की, बल्कि उनके नोटिस में ये बात हम ला भी चुके हैं। लेकिन मसला ये है जिस चेक पोस्ट पर हमारी गाड़ी रोक दी जाती है, सपोज हमारे अटक या डी खान या मियाँ वाली साइड से जो गंदम की तरसील या आटे की तरसील जहाँ से होती है, वहाँ पर जब हम मुतल्लिका जिस बंदे ने ये गाड़ी रोकी होती है, जब हम उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। फिर हम उससे ऊपर चले जाते हैं एसी डीसी तक, तो वो फिर वही बात दोहराते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। यानी आप समझ लें कि ये ऑर्डर तकरीबन सीएम साहब सिर्फ पैसे वसूल करना, सच है इनके पास कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 151 के तहत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर गंदम और आटे की फ्री मूवमेंट है। ये आर्टिकल है 151 में ये साफ तौर पर लिखा गया है, लेकिन पंजाब की तरफ से इसके एवज जो है कुला खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं। ना कोई इसके एवज को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, ना कोई इनके पास प्रॉपर कोई कॉपी या हमें लेटर है जिससे हमें मुतमईन कर सके, लेकिन सिर्फ इन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। और हमारे सूबे में जो डिफिशेंसी है या जो यहाँ पे आटे की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही है, वो इसी वजह से रोज बरोज बढ़ रही है कि हम हर चेक पोस्ट पे हजारों लाखों रुपए रिश्वत देके हम वो गाड़ी अपने केपीके सूबे जो है वो लेकर आ रहे हैं। क्या कसूर है? उसको कभी रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? महंगाई उसके ऊपर तो सबसे ज्यादा पहाड़ तो महंगाई का उस पर गिरा है ना, आम आवाम पर। उसको कब रिलीफ मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखिए, अगर हम आवाम की सोचेंगे ना, जाहिर है हम खुद ही आवाम का एक हिस्सा है। हम केपीके में भी ये तकरीबन हमारी जो 4 करोड़ आवाम है वो हर साल इसी तरह जो पीसी जाती है, उसमें इस साल हमें केपीके गवर्नमेंट ने 35 अरब रुपए सब्सिडी दी है, जिससे हम 14 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेंगे। वो भी उसमें 4 लाख टन पास्को से, 10 लाख टन हम पंजाब फूड से खरीदेंगे। लेकिन चूंकि अभी उन्होंने वो तरसील उस हिसाब से हमें शुरू नहीं किए, यहाँ पे हमारे केपीके गवर्नमेंट ने वही आटा सब्सिडाइज नरखों पे 950 रुपए से 980 रुपए में 20 किलो तेले का हमने इजरा शुरू किया है, जो अभी तकरीबन 2850 मेट्रिक टन हम रोजाना की बुनियाद पर हम दे रहे हैं। लेकिन 2850 मेट्रिक टन जो खुराक की निस्बत अगर हम देखें तो ये हमारे 10% हमें केपीके गवर्नमेंट दे रही, क्योंकि केपीके गवर्नमेंट के पास अपनी जो गंदम है वो है नहीं। तो जाहिर है हम पंजाब से ही लेंगे, तो पंजाब जो हमें गंदम दे रहे हैं उसमें भी हर्डल्स और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो हम आपके चैनल की वसातत से शहबाज शरीफ साहब या हायर अथॉरिटी जो भी है, हम उनको ये कहते हैं कि खुदारा केपीके भी आपका ये एक हिस्सा है, ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ये कोई बॉर्डर क्रॉस कोई मुल्क नहीं है। यहाँ पे हमारे गंदम और आटे के ऊपर जो पाबंदी आप लगाते हैं उसको आप स्मगलिंग का नाम देते हैं, तो क्या ये एक पाकिस्तान नहीं है, एक ही हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का? क्या ये केपीके के अवाम इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गरीब अवाम ऑलरेडी देखें, पहले भी हमारा सूबा जो है वो यहाँ पे बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा है उसकी शरह, वहाँ इससे पहले यहाँ पे दहशतगर्दी बहुत हुई है, यहाँ पे काफी सारे सैलाब से हमारा सूबा मुतासिर हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि खुदारा मजीद आप क्या कर रहे हैं? आपके मुताबिक आने वाले वक्त में चंद माह में क्या कीमतें मजीद ऊपर जाएंगी, कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है आटे की? शाहजेब साहब देखिए, जिस तरह हमने पहले जब ये 1400-1500 रुपए पे आटे का जो तेला था, मैंने ये बात कही थी कि ये 2000 रुपए तक पहुंचेगा। तो ये जो अभी जिस सिचुएशन से हम अभी गुजर रहे हैं, ये हमारे तकरीबन 1-2 महीने पहले हमारी क्रॉप कटिंग हुई है। यानी ये इन दिनों में हमारी गंदम हमारे पाकिस्तान में बहुत वाफिर मकदार में हुआ करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मौसमी तब्दीलियों की वजह से या गंदम की पैदावार थोड़ी कम हुई है, उससे ये तो अब जब हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाएंगे तो ये आटा तो आप समझ ले 2000 से 2500 तक ये आटा जा सकता है। सही बात है, यानी कि अभी ये और भी बढ़ने के खदशात तो हैं। साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त इस तरह चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से साबिर बंगर साहब, उन्होंने बड़े क्लियरली इस बात ही किया। साबिर साहब फरमा रहे थे कि भाई ये तो अभी जिस तरह से जहाँ जहाँ जगह जगह रिश्वत ली जाती है, इस तरीके से आम आवाम को इस तरह प्रेशराइज किया जाता है, जो कि उसकी पहुंच से ऑलरेडी बहुत दूर अब जा चुका है और उसमें कोई कमी उनको नजर नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हम वाकई में ये 150 रुपये कोई थैला जिसकी 20 किलोग्राम की जिसकी जो है वो वजन हो,
और 150 रुपए एक हफ्ते के अंदर, तो शाहजेब दूसरे हफ्ते में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? समझ ये नहीं आती कि ऐसे ऐलानात फिर क्यों किए जाते हैं वजीर आजम की जानिब से कि सस्ता आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अगर ये मालूम है बात कि पंजाब से जो आटा है, पहली बात की पैदावार कम हुई है, फसलें तबाह हो गई हैं और उसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी इतने मसाइल होंगे, तो फिर सस्ते आटे की यकीनी कैसे हो सकता है कि उसको यकीनी बनाया जाए? तो ये सारी सूरत हाल हमने देखी, लेकिन खैर हम उम्मीद करते हैं कि इसकी कीमतों में मजीद इजाफा ना हो ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। जिस तरीके से कीमतों में इजाफा हो रहा है, घर पर खाना पकाना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। अगर आपको जिगर का मसला है और जिगर में आपके दर्द हो रहा है, मतलब जिगर आपका वो दोस्त जिगर नहीं, वो जिगर जो अल्लाह ने आपको आपके जिस्म के अंदर अता किया है, अगर आपको लगता है आपके जिगर में मसला है और आपको अच्छी नींद नहीं आती है या आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो ये फिक्र करने की ज़रूरत है, बिकॉज नींद ना लेने पर, नींद ना अच्छी करने पर, नींद ना अच्छी हासिल करने पर आपको ढेरों बीमारियों के साथ साथ जिगर का भी मसला हो सकता है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग बैठकर अपने जो नींद है वो पूरी कर रहे होते हैं, तो प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे तो फिर भी आप जो मेटाबॉलिक बीमारियाँ इसका शिकार हो सकते हैं। साथ में चीनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि 5000 अफराद पर यह तहकीक की गई है और मालूम ये हुआ है कि जो अफराद पुरसकून नींद नहीं करते, जो नींद की कमी का शिकार रहते हैं, उनमें जिगर में चर्बी में इजाफा हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है और फिर उनकी जो बीमारियां हैं उसमें इजाफा हो जाता है। तो नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी सेहत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आज हम जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, किस तरह आपकी बॉडी में वो क्या क्या असरात डालती है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड फिजिशियन डॉक्टर ताहिरा शाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में आने के लिए वक्त निकाला, लेकिन मुद्दे पे फ़ौरन आ जाते हैं वक्त का ज़या किए बगैर। आई होप ऑल इज़ वेल एट योर एंड और आप अच्छी नींद लेती हो। डॉक्टर साहब, कितने घंटे की नींद इंतहाई ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू अ स्पेशलिस्ट? जी देखिए, ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो 12 घंटे बहुत जरूरी है, जैसे थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो 10 घंटे, लेकिन एक अडल्ट के लिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, मतलब 7 से 8 घंटे नींद जो है वो बेहद जरूरी है। 7 से कम तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और दूसरा, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नींद जो है वो रात की होनी चाहिए, ये नहीं कि आप दिन भर सो रहे हैं या सुबह देर तक सो रहे हैं। और रात को आपका लास्ट कट आउट टाइम 11 बजे होना चाहिए। 11 बजे से लेट मत करें आप नींद को, और उसके बाद आप 7 या 8 घंटे सोते हैं तो वो परफेक्ट है। और वो इंटरप्टेड नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रात को उठ रहे हैं, बीच में जितनी दफा भी उठ रहे हैं फोन चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक स्ट्रेच में सोएंगे तो वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो रात की नींद जो है उसके ऊपर मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि अब ये बहुत आदत हो गई है कि पूरी पूरी रात जागना, पूरा पूरा दिन सोना। ये बहुत गलत है। ये हमारी बॉडी के सर्काडियन रिदम से नहीं मैच करता, क्योंकि हमारी बॉडी ने रात को रिकूपरेट होना होता है। जितनी भी हमारी बॉडी में थकन होती है, लैक्टिक एसिड जिसे कहते हैं, मसल के अंदर, पट्टों के अंदर, उसने कन्वर्ट होना होता है इनटू एनर्जी एंड पायरुविक एसिड। और वो जो आप चर्बी की बात कर रहे थे ना, वो भी इसलिए है क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो कुछ हम खाते हैं उसने तवानाई के अंदर कन्वर्ट होना है, बनना है, हमें तवानाई देनी है, और उसने जमा नहीं होना। लेकिन जब आप सही एक तो सोएंगे नहीं और सही टाइम पे नहीं सोएंगे तो वो सारा का सारा आपके जिगर के अंदर या पूरी तरह आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि दोपहर को सोना बड़ा मुफीद है। आपके ख्याल में दोपहर को सोना कैसा है? सोना चाहिए? लोग चंद घंटे सो जाते हैं, 2-3 घंटे अगर कोई गुजार लेता है सोकर, तो आपके ख्याल में ठीक है, गलत है या नहीं सही? जी देखिए, दोपहर में जो लोग सो सके, अब तो काम करने वाले सो नहीं सकते, लेकिन जो सो सके वो जो है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का पावर नैप ले। आधे घंटे का कलूला या पावर नैप जो असर के बाद है वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। जी, कैलूला जो होता है, जिसे सिएस्टा भी कहते हैं इंग्लिश में, वो सिर्फ हाफ एन आवर का होता है। पावर नैप होता है टू एनर्जाइज योरसेल्फ। उससे ज्यादा सोना सही नहीं है, इसलिए क्योंकि एक तो आप रात को सही नहीं सो पाएंगे, और रात की नींद जैसे कि मैं पहले स्ट्रेस कर रही थी वो बहुत अच्छा है। दिन में अगर आप ब्रेक ले रहे हैं, और वो भी तब अच्छा है जब आप अपने दिन का आगाज सुबह में करते हैं। तो अगर आप फजर में उठते हैं, जैसे 5 o'clock आपने अपने दिन का आगाज कर दिया, अगर आप 12 बजे उठ रहे हैं, दोपहर के 1:30 बजे सो रहे तो कोई फायदा नहीं। ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ी। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, ये बताएं, अक्सर लोग सोते हैं 6 से 8 घंटे ना, लेकिन उनको सुकून नहीं आता। वो कहते हैं कि हम लोग फ्रेश नहीं हुए। वो सो तो जाते हैं, लेकिन वो जब उठते हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत स्ट्रेसफुल नींद में थे या बड़ी रेस्टलेस नींद उनकी थी, और वो फ्रेश नहीं आते। रीजन भी उसका एक तो ये रीजन है कि बहुत ज्यादा अगर आप चाय
पीते हैं दिन के अंदर, कोला पीते हैं, कैफीन या फिर निकोटीन, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, आप सही तरह से सो नहीं पाते। दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा लोग हैवी डाइट चिकना खा के उस तरह फौरन सो जाते हैं, उससे भी आपको ना स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं। जब भी आपको बदहजमी होगी तो आपको नाइटमेयर्स आएंगे, तरह तरह के ख्वाब आएंगे, गैस की वजह से आप सो नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी है कि वो दिन भर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई एक्सर्शन नहीं करते और बस बहुत सारा खाना खा के सो गए, और फिर इसमें भी ये है कि बहुत ज्यादा सो लिया। एक तो मैं जैसे आपको कही थी ना, थोड़ी एक्सर्शन करनी है, सही खाना है, उसके बाद एक्सरसाइज करके और सुकून से सोना है, एक डार्क कमरे में जहाँ किसी किस्म की भी लाइट ना हो, जिसका टेम्परेचर भी सही हो, वेल वेंटिलेटेड हो, कंफर्टेबल आपका बिस्तर हो, शोर वगैरह ना हो, आप तब सोए। तीसरा एक और बहुत बड़ा रीजन है कि हम स्क्रीन टाइम जो है ना हमारा बहुत ज्यादा है। आपने सोने से 1 घंटा पहले ना टीवी देखना है ना फोन देखना है, और स्पेशली अगर आपकी आंख बीच में खुल जाती है, आप बाथरूम जाते हैं सारा कुछ, तो कोशिश करें कि उस वक्त फोन ना चेक करें। अगर आप उस वक्त फोन चेक करते हैं, एक तो आपकी आंख के अंदर लाइट जाती है, आपका दिमाग वैसे ही एक्टिव हो जाता है, दूसरा आपने जो कुछ भी देखा होता है फोन पे कि भाई ये फलाना ऑनलाइन है, क्यों है, फिर आपका जहन जो है ना उस तरह से चलना शुरू हो जाता है और फिर आप अनरेस्ट में रहते हैं, आप सो नहीं पाते। हमारे रात में क्या, हमारे ख्वाबों में आपने कैमरे लगाए हैं आपको सब पता होता है हम क्या कर रहे हैं। हमारी आंख खुली, हमने फोन उठाया, हम सोते सोते बेटर कॉल सॉल्व देख रहे हैं। सब पता है, रात को जो है ना फोन कब चेक कर रहे होते हैं। नॉट गुड, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। आपको सब पता चल रहे हैं, हमारे स्क्रीन टाइम भी पता है आपको, बीच में हमारी आंख खुली, फोन, मुझे ऐसा लग रहा है पिछली रात की बात आपने शायद आपको कैमरा चेक नहीं करते, हम तो आधा घंटा इस्तेमाल भी कर लेते हैं फिर दोबारा सो जाते हैं। खैर ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम नॉर्मली, मैं कल पढ़ भी रहा था किसी जगह पर कि ये जो पावर नैप्स हैं, और अगर अक्सर आप पावर नैप्स लेते हैं तो ये सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह, ये नहीं करनी चाहिए, ऐसा ही है? नहीं, अक्सर तो मतलब कोई भी इंसान ठीक नहीं है, उसका मतलब है कि आपकी सही ऑक्सीजन नहीं जा रहा या आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई। पावर नैप सही टाइम पे ले लेना कोई गलत नहीं है। आप अगर दिन में 1 दफा पावर नैप ले लेते हैं, वो भी जैसे दोपहर के खाने के बाद आपने थोड़ी देर बाद थोड़ी सी आधे घंटे की अगर पावर नैप एनर्जाइज होने के लिए ले लिए, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। बल्कि अगर आप लॉन्ग रास्ते पे जा रहे हैं, मोटरवे पे, और बीच में आपको बहुत नींद आ रही है, तो आप एक रेस्ट एरिया में रुक के अगर आधे घंटे पावर नैप ले लें, तो गुड फॉर यू एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। बस ये देख लेना चाहिए कि आपने अपने आप को टाइम और मैनेज कैसे किया है। उसी टाइम पे रोज सोए, उसी टाइम पे उठे। नींद सही तरह से अगर नहीं आती, अच्छा सा एक वार्म शावर ले लें, आप गर्म दूध ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा जाफरान मिला लें, वो पी लें। फिर थोड़ा सा सोने से पहले मेडिटेशन कर लें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, जिक्र कर लें, म्यूजिक सुन लें हल्का सा। कोई भी चीज जो आपको काम डाउन करती है ना, आपने एक कामिंग एक्टिविटी करनी है। अपनी आंखें बंद करके कोई अच्छा सा नजारा सोचना है, कोई टेस्ट सोचना है अच्छा, कोई आवाज सोचनी है, कोई भी एक टच सोचनी है, और फिर अपनी सारी बॉडी के जो मसल्स है ना उन्हें थोड़ा सा टाइट करना है, और फिर आहिस्ता से उन्हें रिलैक्स करके रिलीज करना है, और डीप ब्रेथ्स लेनी है। आप देखिए बहुत आराम से आपको नींद आ भी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको ब्रीदिंग के मसले होते हैं, मुझे नींद आना शुरू हो गई। आप क्या क्यों कर रही हैं हमारे साथ ऐसा? आप अच्छा नहीं करती, आप बोली जा रही हो और मुझे नींद आना शुरू हो गई यूं करके ना, मैं वहीं बैठे बैठे ना सो जाऊं। मैं ये तो हिप्नोटाइज वाला मुझे मामला लग रहा है। आप हिप्नोटाइज कर रही हैं आप अपने दोनों एंकर्स को, है? हाँ बिल्कुल, मैं लोरी सुना रही हूँ आपको और मैं खुद सो गई जाती सुना रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नहीं आपका बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करती। थैंक यू सो मच। डॉक्टर तायरा शायद हमारे साथ मौजूद थी, कितने जबरदस्त सेगमेंट किया और क्या जबरदस्त बातें बताई। मैं नैप ले रही हूँ। बिल्कुल, आप नैप लें, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं और फिर कुछ और बातें, कुछ और मौज़ूआत मुझे शामिल करने प्रोग्राम में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। ब्रेक से पहले हमने आपको कहा था कि बहुत सारे मौज़ूआत अभी शामिल करने हैं, बहुत सारी बातें करनी है। प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे महंगाई की। महंगाई मुसलसल मुल्क में बढ़ती जा रही है और उसको रोकने के लिए सब लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो इंफरादी तौर पर कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। मईशत हमारी वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि मजीद गिरावट का शिकार है। तो ये सब चीज़ें तो हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसी महंगाई में लोग कोशिश करते हैं पर ऐसे तरीके निकाले जाएं क्योंकि तालीम रोकना
बहुत मुश्किल बात है और तालीम को रुकना नहीं चाहिए। खासतौर पर हमारे जो वालिदैन हैं वो ये सोचते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल सेफ भी हो और अच्छा भी हो, इसलिए उनकी कोशिश होती है उनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। माया बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ जो है किताबों की बात करें, कॉपियों की बात करें, बैग्स की बात करें, मैं जानती हूँ कि हर साल जब नया एक साल शुरू होता है तो मुझे याद है, क्योंकि मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट होता था जब अम्मा अब्बा जो है वो दिलाते थे और मेक श्योर करते थे कहाँ से वो बजट आएगा कि हम बच्चे के अपने जो है ना वो नए बैग लेंगे या किताबें लेंगे या एक लंच बॉक्स हो या एक पेंसिल बॉक्स का बड़ा एक क्रेज होता था लोगों को। लेकिन उसके बावजूद मुझे याद है कि अम्मा अब्बा जो है वो ये जरूर कहते थे कि बेटा जो अभी आप कर लेते हैं वो तो नया है, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो वो एक थॉट प्रोसेस बड़ी अच्छी डाल दी थी बड़ों ने कि जी आपके पास अगर एक चीज़ साबित है, सलामत है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको चेंज करना है और आपकी चीज़ बिल्कुल ठीक है तो आप किसी को दे भी सकते हो और कोई और यूज़ भी कर सकते हैं, या वही चीज़ें आप अपनी क्योंकि खास तौर पर चीज़ें अब इतनी महंगी होती जा रही हैं, रोज बरोज हम देख रहे हैं तालीमी अखराजात ने बढ़ते जा रहे हैं। फीसेज एक तरफ हैं, फीसेज तो अब स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, वो तो लाखों में जा चुकी हैं, बड़ी आम सी बात हो गई। लेकिन दूसरी जानिब जो बाकी बच्चों के अखराजात हैं, उनकी किताबें, अब तो एक एक किताब बड़ी महंगी हो गई है, इसलिए वालिदैन ने एक दूसरे की मदद करने की ठानी है और नई किताबें और नए स्कूल बैग्स के बजाय अपने बच्चों के गुज़िश्ता क्लास का सिलेबस दूसरों के बच्चों को देकर तालीमी अखराजात इस तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसे बात करने के लिए कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ग्रुप्स का सहारा भी लिया जा रहा है, हमारे साथ आज मौजूद ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के सदर सैयद रिजवान अली साहब, उनसे हम बात करेंगे। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है, खासतौर पर जब हम देख रहे हैं कि जो अखराजात हैं वो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और किताबें खरीदना मुश्किल नहीं होना चाहिए ताकि तालीम का हुसूल मुश्किल ना हो। तो इसके लिए अब क्या कर रही है एसोसिएशन खास तौर पर? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच शाज़ेब एंड माया आपका कि आपने इनवाइट किया और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अवेयरनेस कम से कम पेरेंट्स को होनी चाहिए। अभी तो पता ही नहीं है पेरेंट्स को कि इस तरह के सोशल सर्कल्स में इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं जो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं सिंध गवर्नमेंट के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डायरेक्टरेट की तरफ से, वो क्लियर नोटिफिकेशन है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी तरफ से मनमानी नहीं करेगा कि हमारे पास से कोर्स या किताबें या किसी खास बुक स्टोर से कुछ खरीदा जाए। हमेशा ओपन बुक लिस्ट अवेलेबल होगी, वो कहीं से भी जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स का क्या हाल है, फीसें अपनी जगह, यहाँ पे भी उसी तरह से मनमानी चल रही है। अब अपने पास नहीं भेजते, उन्होंने बुक स्टोर मुख्तस कर दिए हैं और वहाँ पे अब बुक लिस्ट भी ओपनली शेयर नहीं करते कि पेरेंट्स को बुक लिस्ट मिलेगी, वो कहीं से यूज कोर्स खरीद ना लें। कमाल है, वैसे तो गलत बात है, बड़ी ज्यादती की इंतहा है। तो अब अगर हम कोर्सेज की बात करें, हर साल नए कोर्स पे जाते हैं, तो यकीन करें एक कम से कम अगर 1000-1200 रुपये 1500 रुपये फीस वाला भी स्कूल होगा, नए कोर्स की का जो चार्जेस हैं वो तकरीबन कॉस्ट आती है 6000 रुपये से और बढ़ते बढ़ते वो 25 से 30,000 रुपये तक जाती है। अब इमेजिन करें कि एक घर में अगर 4 बच्चे हैं और एक नया साल शुरू होता है, उसका मतलब है आप 50,000 से लाख रुपए तक आपके इसमें सीधे सीधे चले गए। हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं और जो हालात हैं इस वक्त, तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। पिछली गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप बहुत अच्छा लिया गया था कि हम जा रहे थे सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर तमाम सिस्टम्स, अभी हमारे पास कैम्ब्रिज है, IB है, सिंध बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, आखान बोर्ड है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड है, इतने सारे सिस्टम्स एक साथ लेके चले जा रहे हैं। हर एक का कोर्स डिफरेंट है। इवन सेम कोर्स में भी बहुत से स्कूल ये कर रहे हैं कि अपनी बुक्स अलग प्रिंट करवाते हैं। पब्लिशर्स मुख्तलिफ हैं जो सिंध टेक्स्ट बुक से ऑथेंटिकेट भी नहीं होते। उससे उनको ये फ़ायदा हासिल होता है कि वो पेरेंट्स को कहीं से बुक्स नहीं मिलती, कहीं से कोर्स नहीं मिलती, सब उन्हीं के पास आते हैं, कमीशन भी उठा रहे हैं, वो फीस भी ले रहे हैं। तो एक बहुत ही बुरा हाल है। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हम पिछले 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं अपनी एसोसिएशन से के प्लेटफॉर्म से कि हमने मुख्तलिफ स्कूल्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हमारा फेसबुक पेज तो अपनी जगह ही है और उन सब पेरेंट्स को हम इनकरेज करते हैं कि वो आएँ और जो चीज़ उनके पास मौजूद है, ज़ाहिर है वो आगे काम नहीं आनी, वो डोनेट करें, आके अपना मैसेज डालें कि ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं और जो जिन पेरेंट्स को ज़रूरत है वो आके वहाँ से। अच्छा सर, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ मैं पहले भी देखता रहा हूँ इस तरीके से कि मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं जहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं, लोग जाके बाय, लेकिन वो बाय करने वाला मामला होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं खास तौर पर वो आपको पाबंद करते हैं और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है कि आपने कॉपियां स्कूल से खरीदनी है या जो उनकी डेडिकेटेड शॉप्स हैं वहां से खरीदनी है। इवन बैग्स आपने वहां से खरीदने हैं, स्टेशनरी आपने वहां से खरीदनी है, किताबें आपने वहां से खरीदनी है। उस सूरत हाल में फिर वालिदैन क्या करेंगे? अगर स्कूल ही पाबंद कर रहा है
तो फिर किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? ये एक तो मैं पहले बता चुका, नोटिफिकेशन है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरह का कोई होना ही नहीं चाहिए। हम आप ना स्कूल से खरीदने पर जोर देंगे, ना आप बुक स्टोर्स को मुख्तस करेंगे। लेकिन क्या स्कूल ये बात मानते नहीं मानते? मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने ऑल्टरनेट ये किया कि स्कूल से नहीं लें, आप मखसूस स्टोर से ले लें। और उसमें भी जब कहीं और जाने की कोशिश करता है पेरेंट, तो बुक लिस्ट देते ही नहीं है कि आप मजबूर हो जाए वहाँ जाने पे। मैं एक बात कहूँगा कि हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में थे, आपकी एज में डिफरेंस होगा यकीनन, लेकिन हम देखते थे आप कोई भी कॉपी खरीद लें, उसके बाद ब्राउन कलर का कवर चढ़ जाता था जो स्कूल के एग्जाम्स होते थे। एग्जैक्टली, तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल कल्चर खत्म हो गया। हर स्कूल ने इवन यूनिफॉर्म, मैं तो कहता हूँ हमारे सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इस तरह की चीजें वापस आनी चाहिए। इवन जो यूनिफॉर्म है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल का एक सेम यूनिफॉर्म होता है, आप लोगो चेंज कर लें। सेलिब्रेशन होती थी कि कॉपीज पे और नोटबुक्स पे कवर चढ़ रहे होते थे, सारे कजन्स, फ्रेंड्स, घर वाले, बड़े, माँ बाप सब मिलकर कर रहे हैं। भाई साफ नीट होना चाहिए, फिर उसके अंदर उसकी प्लास्टिक जो है वो उसकी लगती थी, वो पूरा एक इवेंट होता था कि भाई, और हम अपनी नई कॉपीज और नई बुक्स को लेकर जो है वो जाते थे जब स्कूल, तो लगता था ऐसे कि हमने बड़ा पढ़ना है। वैसे तो बड़ी शरारतें होती थी, लेकिन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ओनरशिप होती थी कि हमारी एक सेलिब्रेशन थी। बट देन अगेन इसको तरजीह देना, इस काविश के पीछे मकसद क्या था? यही कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस को वापस लेकर आए, या जो है फाइनेंशियली भी जरा जो है हम अपनी चादर को कम से कम फैलाएं? जी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं अपनी एसोसिएशन का, कि हमने 2015 में अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी, और वो थी खास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स की एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। जो रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था, जो फीसें मनमानी ली जा रही थी, तो उस पर हमने सिंध हाई कोर्ट में केस किया था, जो हमने विन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों ने उनको चैलेंज किया था, और बड़ी ख़तरनाक किस्म की FIA की जो ऑडिट रिपोर्ट्स आई थी बहुत ज़्यादा। वही कैंपेन हम आगे लेके चले, फिर हमने और एक्सपैंड किया, अपने आप को एसोसिएशन रजिस्टर करवाई। फिर हमने कहा कि हम कहाँ पेरेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं इन फीसों के मामले से हटके। तो हमने देखा कि हर साल कोर्स का मामला बहुत ही खतरनाक होता है, तो इस साल भी फिर हमने उसी तरह से 3-4 साल से करते आ रहे थे कि पेरेंट्स किस तरह से एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ना गवर्नमेंट ने कुछ करना है, रूल्स मौजूद हैं, रेगुलेशंस मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बाद। अच्छा सर, अगर कोई वालिदैन खासतौर पर उनके बच्चे अगर उनको प्रमोशन मिल रही है एक क्लास से दूसरी क्लास में, 4 से 5 में जा रहे हैं, 6 से 7 में जा रहे हैं, अगर वो किताबें खरीदना चाहते हैं या वो इस्तेमाल शुदा जो कोर्स है वो हासिल करना चाहते हैं, तो क्या वो आप लोगों से कांटेक्ट करें, या उसका कोई प्रोसीजर बनाया गया है, किस तरीके से ये चीज़ रन करेगी? एग्जैक्टली अगर यूज़ बुक्स की तरफ जाते हैं, वैसे तो उर्दू बाज़ार में, इस तरह गुलशन इकबाल में, नाज़मात में उर्दू बाज़ार मौजूद है, गुलिस्तान जौहर में, आप वहाँ से बाय आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर फिर भी यूज़ बुक्स आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो हमारा फेसबुक पेज है ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन, ASP के नाम से, ASPA के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ ये फेसबुक ग्रुप है, बिल्कुल वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे हमें आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। तो हमारे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल स्पेसिफिक मौजूद हैं, जिसको उसी स्कूल के पेरेंट्स जो हैं वो एडमिन्स हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामला। और सर आखिरी बात ये बता दें कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल पाबंद करे या जोर डाले वालिदैन पर, उनको प्रेशराइज करे कि आपने कोर्स हमारे से खरीदना है, तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन है? उनके पास 2 ऑप्शन है। एक गवर्नमेंट डायरेक्टरेट मौजूद है बंच रोड पे, शारा लियाकत गवर्नमेंट कॉलेज शारा लियाकत के अंदर उनका ऑफिस है, वहाँ कांटेक्ट करें, या फिर हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको राउट करवा देंगे जरूर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और ख़ासतौर पर ये वालिदैन के लिए बहुत है कि इस तरीके से जो है वो किताबें कोर्स की दोबारा से इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो खैर ये तो पूरा मामला, क्योंकि महंगाई हम मुसलसल देख रहे हैं, और जब महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे मामलात निकालने पड़ेंगे, ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे कि बच्चों को भी इस तरीके से जो बच्चों के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं तालीम पर, उनको कम किया जा सके। वालिदैन के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बिजली के बिल और फ्यूल और पता नहीं क्या क्या, और उस एक सैलरी में उनको सब कुछ संभालना है। तो जब बच्चों के अखराजात भी बढ़ते जाएंगे, उनके कोर्स के भी, तो तालीम जो है ना उनको देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में तालीम रुके हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, आप आए प्रोग्राम में, अपने वक्त निकाला। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक इस हफ्ते को मनाया जाता है, और उससे मुतालिक आगाही दी जाती है, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो पाउडर के या जो डब्बे के मिल्क होते हैं उसमें नहीं होती है। ऑब्वियसली इस हफ्ते को इस तरीके से मनाया जाता है, उसकी अवेयरनेस की अपनी एक अहमियत है। और साथ साथ ये भी कि जनाब यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बच्चे को पैदाइश की फ़ौरन बाद माँ का दूध देना कितना ज़रूरी होता है, कितनी एलर्जीज़, कितनी बीमारियाँ, कितनी उसके लिए वो सेहत और उसके लिए वो ग़िज़ा कितनी अच्छी होती
होती है वो उस हवाले से ऑब्वियसली ये पूरा वीक बनाया जबकि आलमी इदारा सेहत ने भी पिछले साल अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 37.7% माए पैदाइश के 6 माह तक जो है वो माँ का दूध पिलाया और ये बात हेल्दी नहीं है। अगर आप आज भी देखें तो बहुत सारे लोगों में इस तरह, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई के हवाले से भी कल्चर की बात की, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है कि बच्चों को जो है वो माँ का दूध ना दिया जाए, जबकि जितना उनको दिया 2 से 2.5 साल तक उनको देना उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को स्ट्रॉन्ग रखता है, उनके जिस्म को स्ट्रॉन्ग रखता है, और वो उनकी बढ़ती हुई जो उनका एक उम्र होती है, उनकी हड्डियाँ, उनका गोश्त, उनका जिस्म जो बन रहा होता है, उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करना चाहूँगी जनाब कि सर शाजिब ने बताया कि इस हवाले से 5 साल तक की उम्र तक पहुँचने से कबल बच्चे जो है मौत के मुँह में चले जाते हैं। 8,20,000 बच्चों की जान जो है वो बचा सकता है अगर ये अमल जो है हम इसको बाकायदा प्रैक्टिकल के साथ करें। आलमी इदारा सेहत ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 37.7% माएँ जो है पैदाइश के 6 माह बाद जो है बच्चों को दूध पिलाती हैं। खैर एनी हाउ, हमारे साथ आज इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर तारिक भट्टी और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अदीला अशरफ ने हमें। और पहले हम ज़रा इनसे थोड़ा सा फ़वाइद की बात भी पूछ लेते हैं कि माँ का दूध कितना फ़ायदेमंद है किसी बच्चे के लिए। जी जॉक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, माँ का दूध बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद है? आप हमारे लाहौर शरीफ से मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम मौका महल के मुताबिक ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से किया है। ब्रेस्ट फीडिंग बेसिकली न्यूट्रिशन है, एक न्यू बॉर्न है, उसका रिस्क है जो माँ की तरफ से आ रहा है। कुरान पाक में बेशुमार ज़ोर है इस चीज़ पर कि माएँ अपना दूध 2 साल तक पिलाएं। उससे इम्पोर्टेंस होता है कि अल्लाह का हुक्म है, पिलाना इसलिए लाजमी है कि एक इंसानी नस्ल बन रही होती है और उसका रिस्क, इसकी न्यूट्रिशन बड़ी लाजमी है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वी स्टे क्लोज टू नेचर, एक नेचुरल फीड है हर, और दूसरा ये है कि इट्स ऑल अवेलेबल ऑल द टाइम, हर वक्त अवेलेबल है। और ये है कि इसके लिए कोई प्रेपरेशन नहीं है। मसलन फार्मूला मिल्क है, फार्मूला मिल्क में ये है कि आपको पानी गर्म करना, ये बॉटल तैयार करना, ये इस किस्म की चीज़ तो करना पड़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग में ये नहीं होता। इसके अलावा स्पीशीज़ स्पेसिफिक का मतलब है कि हर जानवर के लिए अल्लाह ताला ने, मसलन भैंस है, भैंस का दूध जो है ना, भैंस के बच्चे के लिए काउस मिल्क है, वो काउस को उसके लिए बच्चे के लिए होता है। इंसान का बच्चा इसके लिए खुदा ने ब्रेस्ट मिल्क बनाया। आजकल जो है ना ये बेशुमार इकनॉमिकल इश्यूज़ हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई में ये है कि अगर डब्बे का दूध आप लेना पड़े तो फिर क्या होगा, वो एडिशनल एक जो है ना तो उसमें अगर वालदा अपना दूध पिलाए तो देखा यह है कि जनरली स्पीकिंग एक महीने में 6 से 7-8 हज़ार रुपया वो सेव कर सकती है और बच्चा ही विल रिसीव द बेस्ट वन। इससे आगे ही बात बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 2-3 दिन का दूध, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, बड़ी कमाल की चीज़ होती है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वो समझने कि बहुत सी बीमारियां बच्चे को, न्यू बॉर्न को जो हो सकती हैं वो नहीं होने देता, बिकॉज उसमें एक खुदा का निज़ाम है, एक ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन वाला की तरफ से एंटीबॉडीज़, सेल्स, एक ख़ास एंटीबॉडी होती है, उसका नाम है IgA। तो IgA एंटीबॉडीज़ जो है ना, ये बैक्टीरिया, वायरसेस और ये बहुत सारे जो है ना, जो न्यू बॉर्न में जो जर्म्स हैं ना तंग करते हैं, उनके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है। तो आप समझ लें कि नेचुरल एंटीबायोटिक आपको मिल रही है। एक और जो चीज़ देखी गई है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं उनमें डायरिया तकरीबन ना होने के बराबर है। जो बॉटल फेड बेबीज होते हैं उनमें डायरिया बेशुमार होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में है कि जब ये वाला कहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपना दूध पिलाती हूँ और फिर भी डायरिया है, तो मैं शक का शिकार हो जाता हूँ, क्योंकि ये कभी हुआ नहीं, देखा नहीं है। ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग होती रहेगी कभी डायरिया हो नहीं सकता। इतना ये पक्का फार्मूला है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ये सारे फ़वाइद हैं और ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये सारे फ़वाइद बताना बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अदीला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, साथ में एडिशन चाह रहा हूँ की जानब से कि डॉक्टर साहब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर माए बच्चों को इब्तदाई 6 माह तक जो माँ का दूध है वो पिलाया जाता है, आप क्या समझती हैं जो शरह कम है हमारे यहाँ, इसकी जो बुनियादी वजह है वो क्या है? जी, मेरे नज़दीक शरह की सबसे
अहम वजह ये है कि माँ की तरबियत जिसको बदकिस्मती से हमारे माशरे में बिल्कुल फोकियत नहीं दी जाती, और हमें लोगों को इसकी अफादियत का अंदाज़ा ही नहीं है। जिस तरह से पढ़ने लिखने की शरह कम है, इस तरह से तरबियत की भी बेतहाशा कमी है। तो मिसाल के तौर पर जैसे कुछ ख़वातीन हैं वो हमारे पास आती हैं, उनके बच्चे मुख्तलिफ़ बीमारियों से या मुख्तलिफ़ उम्र में किसी वजह से फ़ौत हो जाते हैं, तो वो ये समझती हैं कि शायद ये उनके दूध की वजह से है, और वो उल्टा इसको कहती हैं कि हमारा दूध तो जहर है, हम ये नहीं पिलाएंगे बच्चे को। इसी तरह कुछ ख़वातीन हैं वो समझती हैं कि जो माँ का दूध है वो मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है, और वो उस ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए कभी भैंस का दूध और कभी डब्बे का दूध साथ देती हैं। इसी तरह वो ख़ुद चूँकि उनमें नशोनुमा की कमी होती है, तो वो समझती हैं कि वो जैसे ख़ुद कमज़ोर हैं, अगर वो अपना दूध पिलाएंगी तो बच्चा भी उसी तरह से कमज़ोर रह जाएगा। तो वो इस वजह से जो है डब्बे का दूध और फिर भैंस का दूध उसमें बच्चों को देती हैं। तो मेरे नज़दीक इसमें बात हुई है कि माँओं की तरबियत की बहुत ज़रूरत है। जब आप बात करें डॉक्टर साहब माँ की तरबियत की बात कर रही हैं, तो आप ये बताइए कि बच्चे की पैदाइश से अगर हम माँओं को या जो माएँ बनने वाली हैं या आगे इंशाल्लाह बनेंगी, उनको आप क्या बताना चाहेंगी, और जो ऑलरेडी इस वक्त हैं इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, कि बच्चे की पैदाइश से कितने अरसे तक जो है वो उनको अपने बच्चे को अपनी फीड पर रखना चाहिए? जी माँओं को असल में ये तरबियत हमें हमल के दौरान ही शुरू कर देनी चाहिए, और चूँकि जब वो हमल में अपने चेकअप के लिए आ रही होती हैं तो हमें उसी वक्त उनके दिमाग में ये बात डालनी चाहिए कि आपका दूध जो है बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। इसी तरह जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो पहले 1 घंटे के अंदर उस बच्चे को माँ का दूध मिल जाना चाहिए। तो ये बच्चे को ये तकरीबन 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध चाहिए होता है, उसके अलावा उसको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। इसी तरह ये 6 माह के बाद उसमें हम मुख्तलिफ़ खुराक और भी बच्चे को साथ देते हैं, और 2 साल तक तकरीबन माँ को अपना दूध जो है बच्चे को पिलाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो ये टैबू है कि ब्रेस्ट फीडिंग पर बात नहीं करनी, ये अवेयरनेस नहीं फैलानी। सेकेंडली लोगों को इसकी अहमियत बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम ये सेगमेंट कर भी रहे हैं। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। और सर थर्डली हम क्योंकि जो डॉक्टर साहिबा हैं वो भी ये जिक्र कर रही हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव्स पे जाया जाता है, फिर डब्बे के दूध पर जाया जाता है, खुश्क दूध का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि न्यूट्रिशंस पूरी हो जाए। ये कितना नुकसानदेह है या दिया जा सकता है अगर रिकमेंडेड हो डॉक्टर्स की जानिब से? अच्छा जी बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग पर बात करने से गुरेज किया जाता है और लोग इसको अच्छा नहीं समझते। तो मेरे ख्याल में ये माशरे में जो जिसको लोग एक टैबू समझते हैं, तो हकीकत दर हकीकत ये बच्चे का वो पहला बुनियादी हक है जो उसकी पैदाइश के बाद उसको अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है। तो हमें इस बच्चे को इस बुनियादी हक से बिल्कुल महरूम नहीं करना चाहिए, और हमें इसके जितने बेशुमार फ़ायदे हैं ना सिर्फ माँ के लिए हैं और बच्चे दोनों के लिए हैं, जिसमें कुछ फ़ायदे तो जैसे अभी इन्होंने बताए, इसके अलावा अगर कुछ फ़ायदे मैं इसमें और ऐड करूँ तो इस तरह से भी है कि माँ का दूध इतना परफेक्ट होता है बच्चे के लिए कि उसकी हर बदलती ज़रूरत के मुताबिक वो बदलता जाता है। जैसे इवन गर्मियों में अगर बच्चे को पानी ज़्यादा चाहिए तो वो माँ के दूध में पानी ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके दूध की खुसूसियात भी उस तरह से बदलती चली जाती हैं। इसी तरह जो जो माँ खाती है उसके हर खाने का जायका बच्चे को आता है, और जब यही बच्चे आगे चल के खाना खाना शुरू करते हैं तो उन्हें खाने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि बहुत सारे जायके वो चख चुके होते हैं। इसी तरह जो है बच्चे जो हैं इस तरह जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका दिमाग बाकी बच्चों की निस्बत बहुत बेहतर होता है और उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है। वो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकलते हैं आगे जाके। बच्चों का निज़ाम हज़म बहुत बेहतर होता है, बच्चों की आई साइट बहुत बेहतर होती है, और दूसरे उसकी हेल्दी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। थैंक यू डॉक्टर तारिक भट्टी साहब और गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर अदीला अशरफ हमारे साथ मौजूद थे हमारे लाहौर स्टूडियो से, और माँ की दूध के हवाले से बच्चे की ग़िज़ा और सेहत, बच्चे की ज़िंदगी पर कितना वो मुस्बत असर डालता है उसके बारे से बात हो रही थी। आई रियली होप
कि इस अवेयरनेस में आप जो हैं इस टैबू से निकलें कि इस बारे में बात नहीं करते या इसकी अवेयरनेस नहीं है। प्लीज़ सीखें और जानें कि कितने लोग जो आज आपको हेल्दी नज़र आते हैं वो इसी वजह से है क्योंकि हमारी माँओं ने हमें जो है अपना हेल्दी दूध हमें फीड किया और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हुई, और ना हम जो है शायद बहुत ही इतना भी हम सर्वाइव नहीं कर पाते। प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। शाज़ेब को और माया को दीजिए इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त रखिएगा। अपना बेहद ख्याल। पाकिस्तान का अल्लाह पाक हामी और नासिर।